चैप्टर 1 इनोसेंट आशी और क्रूल क्रिश। आशी एक सीधी सादी मासूम सी लड़की जिसे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं। उसे एक अंडरवर्ल्ड माफिया जबरदस्ती शिकार बनाता है अपनी हवस का। जब दिल चाहे खिलौने की तरह उससे खेलता है, उसके गोरे बदन पर अपने प्यार के निशान छोड़ देता है, उसके होठों के रस को जब जी चाहे चूस लेता है। वो माफिया किंग है क्रिश। क्या क्रिश का वहशीपन बदलेगा प्यार में या फिर यह कहानी कुछ और रंग लाएगी? कहते हैं कि अगर आप किसी का भला करते हैं तो आपके साथ भी अच्छा ही होता है, लेकिन शायद हर जगह ये बात सही साबित नहीं होती, क्योंकि आशी ने बचाई थी क्रिश की जान, पर नतीजा ये हुआ कि क्रिश बन गया आशी की जिंदगी का सबसे बुरा ख्वाब। ये कहानी है एक अंडरवर्ल्ड माफिया क्रिश की, जो दुनिया वालों की नजरों में एक बहुत बड़ा हॉलीवुड एक्टर है। दुनिया की नजरों से दूर जो अंडरवर्ल्ड दुनिया है, क्रिश उसका बेताज बादशाह है। अंडरवर्ल्ड में किसी ने भी क्रिश का चेहरा आज तक नहीं देखा, क्योंकि वो हमेशा एक ड्रैगन मास्क लगाए रहता है। क्रिश एक हॉटलेस क्रूअल माफिया है, जिसके लिए किसी की भी जान लेना बहुत आसान है। एक सुपरस्टार की इमेज में वो जितना अच्छा लगता है, उससे कहीं ज्यादा बुरा वो माफिया किंग के रूप में होता है। और लड़कियों के साथ बिस्तर पर तो वो जानवरों से भी बदतर हो जाता है। अमेरिका। क्रिश अपनी सेक्रेटरी लिंडा के साथ 5 स्टार होटल के स्वीट में था। लिंडा मन ही मन क्रिश को चाहती थी, पर क्रिश वो लिंडा का इस्तेमाल केवल अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए करता था, वो भी बहुत बेरहमी से। क्रिश और लिंडा जिस रूम में थे, उस रूम से आ रही आवाजों से यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि अंदर क्या हो रहा है। लिंडा की दर्द भरी सिसकियां बाहर तक आ रही थी। क्रिश ने उसके पूरे कपड़े फाड़ दिए थे। लिंडा अक्सर फॉर्मल स्कर्ट पहनती है, जो इस वक्त जमीन पर कहीं पड़ी हुई थी, और क्रिश ने लिंडा के गोरे शरीर पर बहुत सारे प्यार के निशान यानी लव बाइट दे रखे थे। लिंडा अपनी सांसों को काबू करते हुए कहती है, क्रिश स्टॉप इट, आई एम टायर्ड, आई कांट टेक इट एनीमोर। क्रिश लिंडा की बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है, शट अप लिंडा, आई एम नॉट डन येट। तुम्हें दर्द लेना होगा तभी तो मुझे मजा आएगा। क्रिश एक डेविल की तरह हंसने लगा। लिंडा की सिसकी में जितना दर्द होता, क्रिश उतना ही खुश हो रहा था। वही दूसरी तरफ है आशी, बेहद मासूम और भोली भाली सी लड़की, दिखने में गजब की खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, सुराही सी गर्दन और परफेक्ट फिगर। जब आशी 5 साल की थी, तब से वो पटना के एक अनाथ आश्रम में ही बड़ी हुई थी। आशी के लिए प्यार ही सब कुछ है। आशी का मानना है कि प्यार से कुछ भी जीता जा सकता है। दरअसल आशी पढ़ने में बहुत होशियार थी, वह अनाथ थी। 5 साल की उम्र में नवीन जी उसे अपने आश्रम लेकर आए थे और उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। नवीन जी का खुद का एक बेटा भी था, समर अवस्थी। जब वह 18 साल का हुआ, तो आगे की पढ़ाई करने वो अमेरिका गया। उसे देखकर ही आशी ने भी यह सपना देखा कि वह भी एक दिन अमेरिका जाएगी। समर उसके लिए प्रेरणा था। आशी का सपना है अमेरिका में पढ़कर वहां एक पारंपरिक भारतीय फैशन डिजाइनर बनना और भारत का नाम दुनिया भर में रोशन करना, जिसके लिए उसे फैशन डिजाइनिंग कोर्स करना होगा और अमरीकी लोगों की पसंद नापसंद के बारे में भी जानना होगा। इसीलिए उसे उन लोगों के बीच जाना था, ताकि वो फैशन से रिलेटेड उन लोगों की मानसिकता को समझ सके। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि न तो उसके पास इतना पैसा था और न ही कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस। आज से पहले 2 बार आशी ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बात नहीं बनी। आज साइबर कैफे में डरते हुए जब आशी ने भगवान का नाम लेते हुए रिजल्ट देखा, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। रिजल्ट देखकर वो खुशी से झूमने लगी। आशी को स्कॉलरशिप मिल गई, वो भी कैलिफोर्निया के एक बहुत बड़े कॉलेज में। आशी अपनी खुशी बांटने के लिए वापस अनाथ आश्रम आती है। उसके चेहरे की चमक देखकर नवीन जी बहुत खुश थे। आशी उन्हें बताती है, बाबा मेरा सिलेक्शन हो गया है, मुझे कल ही निकलना है। ये सुनकर नवीन जी एक पल के लिए मायूस हुए, लेकिन दूसरे ही पल आशी की खुशी में शामिल भी हुए, क्योंकि आशी अपने सपनों के करीब जा रही है। आशी पैकिंग कर लेती है। उसे कल अमेरिका के लिए फ्लाइट लेनी है, इसलिए उसे आज ही दिल्ली के लिए निकलना होगा। आशी सभी से मिलने के बाद नवीन जी का आशीर्वाद और विदा लेने के लिए उनके पास जाती है। आशी देखती है कि नवीन जी दीवार की तरफ मुंह करके अपनी गीली आंखों को पोंछ रहे हैं। ये देखकर हंसती खिलखिलाती आशी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। ऐसा नहीं था कि आशी जाने से बिल्कुल भी दुखी नहीं थी, लेकिन वह जानती थी अगर आज वह अपने कदमों को पीछे लेगी तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसे अमेरिका जाना है ताकि वह अपने आश्रम के बाकी बच्चों के लिए, जिन्हें वह अपना भाई बहन मानती है, उनके लिए कुछ कर पाएगी और सबके लिए एक मिसाल भी बनेगी। वैसे भी इस आश्रम की हालत आजकल कुछ ठीक नहीं थी। आशी चाहती थी जल्द से जल्द वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और इस आश्रम को संभाले। आशी मुस्कुराते हुए नवीन जी के पास जाती है और उन्हें पीछे से टोकते हुए कहती है, बाबा आप नहीं सुधरेंगे ना? आप फिर से रो रहे हैं। मैंने कहा है ना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आप बस अपना ख्याल रखिए और मेरा इंतजार कीजिएगा। आशी की बात सुनकर नवीन जी अपने आंसू पोंछते हुए कहते हैं, मुझे बस तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है कि इतने बड़े देश में तुम अकेले कैसे रहोगी। तुम बहुत छोटी और मासूम हो, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। इस पर आशी मुस्कुराते हुए कहती है, आप चिंता मत करो बाबा, मैं अपना ख्याल रखूंगी। मैं छोटी बच्ची हूँ क्या? वैसे भी समर है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। आप मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। बस मेरे जाने के बाद आप अपना ख्याल रखना, क्योंकि जब मुझे विश्वास होगा कि आप सब यहाँ पर ठीक है, तभी मैं वहाँ मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर पाऊंगी। आशी की बातों ने मरहम का काम किया और नवीन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रखूंगा। आशी एक बार फिर सभी से मिलकर और सभी का आशीर्वाद लेकर वहां से निकल जाती है। निकलते वक्त आशी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, लेकिन बस में बैठते ही आशी फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल आशी उन लोगों के सामने नहीं रो रही थी, बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंसू संभाले थे,
लेकिन सच तो ये था कि उसे भी उन लोगों से दूर जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। आशी को यह डर था कि अगर वह सबके सामने रोएगी तो वह सब उसकी और ज्यादा चिंता करेंगे। आशी उन लोगों के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। अपनों से दूर होने के दर्द को महसूस करते हुए इस वक्त आशी अपने आप से वादा करती है, मुझे कामयाब होना है और अपने सपनों को सच करना है। अमेरिका के बड़े 5 स्टार होटल के प्राइवेट स्वीट में क्रिश के दिए दर्द को झेलती लिंडा की हालत बहुत खराब हो रही थी, लेकिन डर के मारे वो कुछ नहीं बोली। ऐसा नहीं था कि क्रिश उसके दर्द से अनजान था। वो जानता था लिंडा दर्द में है, लेकिन उसे दर्द देने में क्रिश का मजा चौगुन हो जाता था। थोड़ी ही देर में लिंडा उसे बर्दाश्त करते हुए बेहोश सी हो जाती है। फिर कुछ ही देर में क्रिश सेटिस्फाई होकर लिंडा से अलग होता है और बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगता है। इस वक्त वह सिर्फ अपने बॉक्सेस में था और उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। नीली आंखें, गोरा रंग, 6.2 हाइट, 6 पैक एब्स, कोल्ड फेस और तीखी जॉलाइन। सिगरेट के कश लेते हुए वह इस वक्त कुछ सोच रहा था, तभी अचानक उसके फोन पर रिंग होती है और वह कॉल रिसीव करता है। उधर से किसी की आवाज आती है, किंग, हमारा जो हथियारों का कंसाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया से आने वाला था उसे रास्ते में ही जब्त कर लिया गया है और फिलहाल वह कस्टडी में रखा गया है। उन हथियारों को कड़ी सुरक्षा के साथ न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है। इससे परेशान होकर हमारे सभी डीलर हमसे पैसों की मांग कर रहे हैं। ये सुनकर क्रिश अपने कोल्ड फेस के साथ कहता है, डोंट वरी, वह माल कहीं नहीं जाएगा, तुम सिर्फ इतना बताओ वह किस रास्ते से जा रहा है। उधर से वो आदमी बोला, किंग, मैंने पता लगाया है, वह मैनहट्टन शहर के मुख्य हाईवे से ले जाया जाएगा और फिर न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर में जमा किया जाएगा। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहकर क्रिश कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वापस अपने कमरे में आकर क्रिश की नजर बिस्तर पर बेहोश पड़ी लिंडा पर जाती है। क्रिश बिना कुछ सोचे टेबल पर रखा हुआ पानी का जग लिंडा के चेहरे पर उड़ेल देता है, जिससे लिंडा झटके के साथ उठती है। What the hell is this? Who dares? चिल्लाते हुए वह सामने की तरफ देखती है और अपने बॉस का कोल्ड फेस देखकर वह थोड़ा शांत हो जाती है। लिंडा क्रिश को देखते हुए कहती है, What the hell is this क्रिश, ऐसे उठाते क्या किसी को? बकवास बंद करो और चुपचाप चलो, एक जरूरी काम पर लगना है। ऐसा कहकर क्रिश बिना उसकी बात सुन रेडी होने क्लोजेट के पास जाता है। क्रिश का ऑर्डर पाते ही लिंडा भी जल्दी से अपने कपड़े ढूंढकर पहनती है और रेडी होती है, क्योंकि क्रिश को किसी का भी वेट करना पसंद नहीं। दोनों ही तुरंत रेडी होकर वहां से निकल जाते हैं। लिंडा जल्दी से कार में बैठते हुए पूछती है, क्या हुआ क्रिश, कुछ प्रॉब्लम है क्या? इतने शॉर्ट नोटिस पर हम कहाँ जा रहे हैं? चुपचाप चलो, सब बताता हूँ। पहले ये बताओ मेरा आज का क्या शेड्यूल है? क्रिश ने कहा, जिसके जवाब में लिंडा ने अपने सेक्रेटरी वाले अंदाज में शेड्यूल बताना शुरू किया। क्रिश, आज एक शॉपिंग मॉल के उद्घाटन में तुम्हें जाना है, उसके बाद एक बहुत ही बड़े डांस रियलिटी शो में तुम चीफ गेस्ट हो, और फाइनली तुम्हारी न्यू मूवी की ओपनिंग है, वहां तुम्हें फंक्शन अटेंड करना है। ठीक है, सभी को कैंसिल कर दो, क्रिश ने एक खूंखार एक्सप्रेशन के साथ कहा। यह सुनकर लिंडा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वॉट? यह क्या कह रहे हो तुम क्रिश? यहाँ आशी अमेरिका में लैंड कर चुकी थी, एक अलग ही देश जहाँ का रंग ढंग और बोलचाल सब कुछ अलग है। एक ऐसी जगह जहाँ आशी किसी को नहीं जानती सिवाय समर के। आगे क्या होगा ये आशी को पता भी नहीं। दिल में थोड़ी सी घबराहट और अपने सपनों को पूरा करने का जज्बा लेकर आशी पहुंच तो गई है, पर देखना होगा कि क्या होगा जब मिलेंगे दो अलग शख्सियत के लोग। चैप्टर 2, माफिया गैंग और प्लान एक्स। अमेरिका सपनों का देश, जहां जाना लगभग हर इंसान का सपना है। टेक्नोलॉजी से भरपूर ये देश दुनिया का सबसे अमीर देश है, लेकिन इसके अलावा भी इस देश की एक सच्चाई है जो शायद ज्यादा लोगों नहीं जानते, और वह है यहाँ के काले कारनामे। अमेरिका का एक राज्य कैलिफोर्निया, जहां पैसे और टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं, इसके बावजूद यहाँ पनपते हैं कुछ खतरनाक गैंग, द माफिया गैंग, जिसका नाम है ब्लैक ड्रैगन और जिसका लीडर है 28 साल का क्रिश डेविडसन, एक हार्टलेस और क्रूअल माफिया जो पूरे अमेरिका पर राज करता है, जिसके एक इशारे पर बड़े से बड़ा आदमी सिर झुकाता है, जिसके सीने में दिल नहीं सिर्फ पत्थर है, जिसे माफिया की दुनिया में ड्रैगन किंग के नाम से जाना जाता है। अपने नाम की ही तरह वो सभी काले कारनामों का राजा है जो अपनी काली दुनिया में अपनी सल्तनत को चला रहा है। दुनिया की नजरों में वह एक बहुत बड़ा हॉलीवुड एक्टर है, लेकिन इसकी आड़ में वह चलाता है अपनी माफिया गैंग। ऐसा कोई काम नहीं है जो क्रिश डेविडसन ना करता हो, फिरौती, मर्डर, किडनैप, टेररिज्म, ड्रग्स की स्मगलिंग से लेकर हथियारों की डील तक, क्रिश किसी से नहीं डरता। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं, वो अमेरिका के बिजनेसमैन के बीच नंबर 1 पोजीशन पर है। दुनिया उसके एक्टर होने के कारण उसकी फैन है। मूल रूप से वह एक अमेरिकी मां एना डेविडसन और इंडियन पिता राहुल दीवान का बेटा है, लेकिन उसे देखकर कोई नहीं कहेगा कि वह एक इंडियन पिता का बेटा है, क्योंकि वह पूरी तरह से अपनी मां पर गया है। दुनिया की नजरों में वह है एक शालीन लेकिन एरोगेंट इंसान, लेकिन उसकी असली पहचान दुनिया की नजरों से छुपी हुई है, और यह पहचान छुपी है एक मास्क के पीछे, ड्रैगन किंग मास्क, जो है उसकी माफिया गैंग की पहचान। गाड़ी में बैठते हुए परेशान होती लिंडा ने पूछा, क्या हुआ क्रिश, कुछ प्रॉब्लम है क्या? इतने शॉर्ट नोटिस पर हम कहाँ जा रहे हैं? चुपचाप चलो, सब बताता हूँ। पहले ये बताओ मेरा आज का शेड्यूल क्या है? क्रिश ने कहा, जिसके जवाब में लिंडा ने अपने सेक्रेटरी वाले अंदाज में शेड्यूल बताना शुरू किया। क्रिश, आज एक शॉपिंग मॉल के उद्घाटन में तुम्हें जाना है, उसके बाद एक बहुत ही बड़े डांस रियलिटी शो में जाना है, और फाइनली तुम्हारी न्यू मूवी की ओपनिंग है, वहां तुम्हें फंक्शन अटेंड करना है। लिंडा ने एक ही सांस में सब कह दिया। ठीक है, सभी को कैंसिल कर दो, क्रिश ने खूंखार शक्ल बनाकर कहा, जिस पर लिंडा हैरान हुई और उसने परेशान होकर कहा, वॉट?
यह क्या कह रहे हो क्रिश? हमने तीनों जगह से पैसे ले लिए हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। सभी जगह जाना जरूरी है। अगर तुम्हें मना करना ही था तो पहले कहते। इतने कम नोटिस पर हम उन लोगों को मना नहीं कर सकते, हम पर केस हो जाएगा। जस्ट शट अप, जितना कहा है उतना करो। मेरी असिस्टेंट होने के नाते तुम्हें सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने का काम है, ऑर्डर देना मेरा काम। हमें मैनहट्टन के लिए निकलना है। हमारा जो कंसाइनमेंट आने वाला था वह एफबीआई ने जब्त कर लिया है और उसे छुड़ाना हमारा काम है। क्रिश ने गाड़ी चलाते हुए कहा। उसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। लिंडा क्रिश की वफादार थी और वो उसे मन ही मन चाहती भी थी। क्रिश की प्रॉब्लम को वो अपनी प्रॉब्लम समझती थी। वो चौंक कर बोली, व्हाट? इतनी बड़ी बात हो गई और तुम मुझे अभी बता रहे हो? उसकी बात सुनकर क्रिश उसे घूर के देखता है, क्योंकि कोई भी क्रिश से ऊंची आवाज में बात करे वह क्रिश को बिल्कुल पसंद नहीं। इस बात का अंदाजा होते ही लिंडा अपनी आवाज को स्लो करती है और एक लंबी गहरी सांस लेकर पूछती है, ओके आगे क्या करना है? क्या प्लान है? लिंडा ने परेशान होते हुए पूछा। क्रिश ने कहा, प्लान एक्स। व्हाट? प्लान एक्स? लेकिन इतने कम समय में इस प्लान को तुम एग्जीक्यूट कैसे करोगे? लिंडा ने फिक्र जाहिर करते हुए पूछा। उसकी फिक्र और घबराहट को नजरअंदाज करता हुआ क्रिश बोला, वह तुम मुझ पर छोड़ दो और उसकी तैयारी करो। ठीक है, कहकर लिंडा किसी को कॉल करती है। इधर दूसरी तरफ आशी कैलिफोर्निया पहुंच चुकी थी। यहां आते ही उसे समर मिलता है जो उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आया था। आशी समर से लगभग 3 सालों बाद मिल रही थी। दोनों बचपन के दोस्त थे। आशी को अपने सामने देखकर समर दौड़ते हुए जाकर उसे गले लगाने ही वाला था कि तभी आशी उसे हाथ दिखाकर रोक देती है। समर हैरान होकर कमर पर हाथ रखकर आशी को देखता हुआ और मुंह बनाते हुए कहता है, ओए छिपकली, तूने मुझे गले लगने से क्यों रोका? यार इतने सालों बाद मिल रही है, इतनी खुशी हो रही है तुझे देख के, गले तो मिलने दे। इस पर आशी भी समर की ही तरह अपनी कमर पर हाथ रख कर मुंह बनाते हुए कहती है, ओए बंदर, विदेश में रहकर फिरंगी कबूतर बन गया है क्या? मैं बहुत नाराज हूं तुझसे, तूने इतने साल मेरी खबर तक नहीं ली, इसलिए पहले मैं तुझे सजा दूंगी, फिर गले मिलूंगी, चल अब लग जा काम पर। ये सुनकर समर हैरान होते हुए कहता है, तू क्या पागल हो गई है, यहाँ सबके सामने? ना बाबा ना, मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। सजा देनी है तो घर चल कर दे देना। मैं कुछ नहीं जानती अभी और इसी वक्त सजा भुगत, वरना मैं तेरे साथ नहीं जाने वाली। बाबा की डांट तू खाना। आशी ने एटीट्यूड के साथ कहा, जिस पर समर मक्खन लगाता हुआ बोला, प्लीज आशी मान जा, देख अगर तू मेरी बात मान जाएगी तो मैं तुझे 2 चॉकलेट दूंगा। आशी ने अपनी बाजू फोल्ड कर दी और ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तू 2 चॉकलेट से मुझे पटा नहीं सकता। अच्छा ठीक है, 4 ले लियो, अच्छा ठीक है 5। समर ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, जिस पर आशी मुंह बनाते हुए बोली, मैंने कहा ना। समर समझ गया था कि हमेशा की ही तरह आज भी उसकी नहीं चलने वाली। वो झीझती सी हंसी के साथ बोला, अच्छा ठीक है, तू मेरी इज्जत का फालूदा करके ही रहेगी। कहकर शर्माते हुए समर इधर उधर देखने लगा और अपने दोनों कान पकड़कर उठक बैठक लगाने लगता है। सभी लोग आते जाते समर को देख रहे थे। आशी मुंह पर हाथ रखकर हंसते हुए उसे रोक देती है, अरे बस आज के लिए काफी है, आज के बाद तुम मुझे अगर शिकायत का मौका दोगे तब पता चलेगा पूरे 100 उठक बैठक लगवाऊंगी। आशी कहते हुए खिलखिला रही थी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। ठीक है मेरी माँ, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। कहकर समर ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए और आशी ने समर को गले लगा लिया। रास्ते में समर आशी से पूछता है, तू यहाँ रहेगी कहाँ? तूने कोई इंतजाम किया है? इस पर आशी बताती है, कैलिफोर्निया कॉलेज के गर्ल्स पीजी में मेरे रहने का इंतजाम कॉलेज ने किया है, बस कल जाकर वहां अपनी हाजिरी देनी है और पीजी में पोजीशन लेनी है। समर मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुझे मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। जिस पर आशी मुंह बनाते हुए कहती है, तुझे नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी, तेरे सिवा मेरा यहाँ है ही कौन? ये लाइन उसने फिल्मी अंदाज में कही थी, इसलिए दोनों खिलखिला के हंस हंस पड़ते हैं। लगभग 1 घंटे बाद क्रिश अपनी ब्लैक ड्रैगन टीम को ज्वाइन करता है और उन्हें प्लान एक्स के बारे में बताता है। क्रिश का ऑर्डर पाकर सभी प्लान एक्स पर काम करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सभी मैनहट्टन शहर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ एफबीआई कड़ी सिक्योरिटी के बीच हथियारों के काफिले को लेकर जा रही थी। लेकिन उन लोगों को इस बात का डर था कि कहीं ब्लैक ड्रैगन गैंग ना आ जाए, क्योंकि वह लोग जानते थे कि वह गैंग इतनी खतरनाक है कि अपना एक भी माल इधर से उधर नहीं होने देगी। ये तो फिर भी $8 करोड़ का माल है, इसे तो ड्रैगन किंग कहीं भी नहीं जाने देगा। आज तक का रिकॉर्ड है, ड्रैगन किंग को ना कोई पकड़ पाया है, ना उसका चेहरा किसी ने देखा है, इसलिए वह लोग बहुत ही एहतियात बरत रहे थे। तभी वह लोग देखते हैं कि हाईवे के बीचों बीच चारों तरफ से उन्हें काली गाड़ियों ने घेर लिया है। इससे पहले कि वो संभल पाते, उनकी गाड़ी पर दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। खैर, जैसे तैसे पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। इसी बीच वहां 5 बड़े बड़े 16 व्हीलर ट्रक आ जाते हैं और उनकी आड़ में ब्लैक ड्रैगन गैंग और जोरदार फायरिंग करने लगती है। पुलिस वाले चारों तरफ से घेरे जा चुके थे। पुलिस वाले इधर फायरिंग में बिजी थे और एक एक करके वो मारे जा रहे थे। तभी उन 5 ट्रकों में से एक ट्रक का पिछला पार्ट पूरी तरह से अलग होकर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक टैंकर में बदल जाता है और पुलिस वैन में जो हथियार जा रहे थे, उन हथियारों को स्लाइडिंग व्हील के जरिए उस टैंकर की तरफ मोड़ दिया जाता है और सारे हथियार उस टैंकर में अपने आप लोड हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में मैनहट्टन शहर में सड़क के बीचों बीच एक चॉपर या हेलीकॉप्टर आकर रुकता है और वह चॉपर उस टैंकर को अपने साथ बांधकर उड़ा कर ले जाता है। पुलिस वाले हक्के बक्के खड़े होकर देखते रह जाते हैं। अब उन लोगों में इतना भी स्टेमिना नहीं था कि वह फायरिंग का जवाब दे पाए या उस चॉपर को रोक पाएं।
सभी हमलावर फायरिंग करते हुए उन ट्रकों के बीच छुप जाते हैं। सभी ट्रक देखने में बिल्कुल एक जैसे थे, उन्हें पहचानना नामुमकिन था। वह ट्रक सड़क के बीचों बीच दौड़ते हुए 4 भागों में बंट जाते हैं। अब पुलिस वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमलावर किस ट्रक में छुप कर गए हैं। ज्यादातर पुलिस वाले मारे जा चुके थे, मुश्किल से 2 या 3 पुलिस वाले ही बचे थे और उनके पास गाड़ी थी सिर्फ एक। वह लोग उन ट्रकों का ज्यादा देर तक पीछा नहीं कर पाते और पीछे ही रह जाते हैं। ये सीन बिल्कुल किसी हॉलीवुड मूवी की तरह था। थोड़ी ही देर में वह हेलीकॉप्टर किसी प्राइवेट एरिया में जाकर हवा में ही उस टैंकर को उतार कर दूसरी दिशा में मुड़ जाता है। अब उस हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल था। इधर दूसरी तरफ आशी समर के फ्लैट में आ जाती है। ये फ्लैट बिल्डिंग के 16वें माले पर था। आशी हैरान होते हुए उस फ्लैट को देखकर कहती है, अरे समर, तेरा फ्लैट तो बहुत बड़ा है। अमेरिका में इतने बड़े घर को लेने के लिए तूने कहीं डाका वाका तो नहीं डाला? कल को यह ना हो पुलिस मुझे तेरा साथी समझकर टांग ले जाए। देख, मुझे पुलिस के डंडे नहीं खाने। ऐसा कहकर आशी खिलखिला के हंसने लगती है। समर मुंह बनाते हुए कहता है, तुझे क्या मैं चोर लगता हूँ? वैसे तेरी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये फ्लैट मेरा नहीं, मेरे दोस्त का है। फिलहाल वह किसी काम से इंग्लैंड गया है, समझी? अब जा अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए डिनर का इंतजाम करता हूँ। आशी पूछती है, कौन से कमरे में? सीढ़ी से होते हुए ऊपर लेफ्ट साइड जाना और सेकंड कमरा, फर्स्ट कमरा मेरे दोस्त का है और मैं नीचे रहता हूँ। कहकर समर आशी का लगेज पकड़ा देता है। आशी लगेज लेकर कमरे में जाती है और अपने कपड़े निकालकर फ्रेश हो जाती है। थोड़ी देर में वो नीचे आती है, समर के साथ इधर उधर की बातें करते हुए और एक दूसरे की खिंचाई करते हुए दोनों मजे से डिनर कर लेते हैं। दोनों इतने सालों बाद मिले थे, लेकिन उनके कनेक्शन में कहीं कोई फीकापन नहीं आया था। जैसे वो दोनों 3 साल पहले हुआ करते थे, आज भी उनकी दोस्ती उतनी ही प्यारी है। थोड़ी देर में आशी वापस अपने कमरे में आकर सो जाती है। कल सुबह उसकी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। चैप्टर 3 सुपरस्टार क्रिश का खौफनाक चेहरा। अमेरिका, कैलिफोर्निया, ब्लैक ड्रैगन का अड्डा। एक बड़े से एरिया में एक शानदार हवेली। उस हवेली के एक बड़े से अंडरग्राउंड हॉल में एक आदमी बड़ी सी किंग साइज चेयर पे पैर के ऊपर पैर रखकर किसी राजा की तरह बैठा था। इस वक्त उसके चेहरे पर एक खतरनाक मास्क था, जिसमें से सिर्फ उसकी आंखें ही नजर आ रही थी। उस इंसान की दहशत ही थी कि सामने वाला थर थर कांप रहा था, क्योंकि मास्क वाले इंसान की आंखों में खून उतर आया था। उसके एक्सप्रेशन इतने खूंखार थे कि उसका मास्क भी उसके खौफनाक चेहरे को ढक नहीं पा रहा था। सामने बैठे 3 सूट बूट पहने हुए लोग थर थर कांपते हुए किसी तरह हिम्मत करके कहते हैं, किंग, हमसे गलती हो गई, जो हमने आप पर विश्वास नहीं किया और अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन हम क्या करते किंग। हमारे $8 करोड़ इस डील में फंसे थे और एफबीआई ने हमारे सारे हथियार जब्त कर लिए थे। इसलिए हमें ऐसा लगा कि हमें बहुत भारी नुकसान होगा। हमने इस डील के लिए बहुत कर्ज उठाया था। हम लोगों ने बर्बाद होने के डर से उन पैसों की डिमांड की थी, लेकिन अब हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप हमारा माल हमें दे दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक ही सांस में कही उस आदमी की बात सुनकर सामने बैठा माफिया किंग क्रिश पिस्तौल लेकर उस आदमी के माथे के बीचों बीच एक फायर करता है, जिससे उस इंसान की खोपड़ी के आर पार एक छेद हो जाता है और वह जल बिन मछली की तरह तड़पते हुए अपना दम तोड़ देता है। यह नजारा देखकर उसके पास बैठे बाकी 2 लोग किंग के पैरों में गिर जाते हैं। एक आदमी डरते हुए रहम की भीख मांगते हुए कहता है, किंग, हमें माफ कर दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हथियार भी रख लीजिए और पैसे भी, बस हमें यहाँ से जिंदा जाने दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। उस आदमी की बात खत्म होते ही किंग उस इंसान की खोपड़ी में भी एक छेद कर देता है और वह इंसान भी तड़प तड़प कर वहीं मर जाता है। क्रिश गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, किंग पर विश्वास ना करके तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने अपने पैसे वापस मांगे और किंग से ऊंची आवाज में बात की। तुम लोगों की अभी इतनी औकात नहीं कि किंग के सामने खड़े भी हो सको। अब ना तुम लोगों के पास पैसे होंगे, ना हथियार और ना ही तुम्हारी जिंदगी। कहकर क्रिश एक तिरछी मुस्कान के साथ पिस्टल तीसरे आदमी के सामने फेंक देता है और उस इंसान को बंदूक उठाने का इशारा करता है। वो किंग का खौफ ही था कि लोग किंग के नाम से ही डरते थे। वह इंसान किंग से इतना डर चुका था कि वह डरते हुए उस बंदूक को उठाता है और अपने मुंह में रखकर ट्रिगर दबा देता है और अगले ही पल बंदूक की गोली उस इंसान के मुंह से होते हुए उसके सिर के आर पार हो जाती है। वह इंसान भी वहीं खत्म हो जाता है। कुछ ऐसा था सुपरस्टार क्रिश का मास्क के पीछे छुपा खौफनाक रूप। मास्क पहनकर माफिया किंग बनने पर मानो उसकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाती थी। ऐसा लगता कि उसके सीने में दिल नहीं, दया नहीं। वह किसी की भी परवाह नहीं करता, सिवाय 2 इंसानों के, और वह है क्रिश का 15 साल का छोटा भाई निखिल डेविडसन, जिसे प्यार से सब निक बुलाते हैं, और क्रिश का 25 साल का भाई रॉकी डेविडसन। क्रिश दुनिया के लिए जितना खतरनाक है, अपने भाइयों के लिए उतना ही नर्म दिल, खास तौर से निक के लिए। 13 साल पहले हुई एक दुर्घटना में निक पैरालाइज्ड हो गया। उसके दिमाग का बायां हिस्सा काम नहीं करता, जिसके कारण वह अपने शरीर के दाहिने हिस्से को मूव नहीं कर पाता। कुछ तो बात थी कि निक की इस हालत का जिम्मेवार क्रिश खुद को मानता था, इसलिए निक की किसी भी डिमांड को वह इनकार नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए रॉकी की, तो रॉकी एक बहुत ही अच्छा सिंगर है। पूरे अमेरिका में लाखों फैन है रॉकी के। रॉकी ने ना जाने अब तक कितनी ही लड़कियों को डेट किया था। ऐसी डेटिंग जो सेलिब्रिटी सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए करते हैं। रॉकी उन लड़कियों के साथ कभी भी सीरियस नहीं था। वह क्रिश से बिल्कुल उलट एक हंसमुख और काइंड हार्टेड इंसान है। वह बहुत जल्दी ही लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है। रॉकी अपने भाई के काले कारनामों के बारे में जानता है, लेकिन हर भाई की तरह वह अपने भाई को सपोर्ट करता है। क्रिश के पापा एक दुर्घटना में चल बसे और फिर उसकी मां ने खुद को और अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से संभाला। उन्होंने पूरे बिजनेस को अपने दम पर खड़ा किया, जिस कारण वह अपने बच्चों से बहुत कम ही मिल पाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह अपने बच्चों से प्यार नहीं करती।
हर माँ की तरह वह भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। दुनिया की नज़रों में क्रिश एक हॉलीवुड एक्टर है जो बहुत ही काइंड हार्टेड है, लेकिन ड्रैगन किंग बनने के बाद उसे ज़्यादा खूंखार कोई नहीं। अगली सुबह आशी समर के साथ अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और वहां जाकर अपनी हाजिरी देती है। सभी डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद वह लोग कॉलेज के डेटाबेस में चेक करते हैं और आशी को बताते हैं, मिस आशी, फिलहाल हमारे पीजी में कोई भी कमरा खाली नहीं है। पिछले साल के जो स्टूडेंट यहाँ रह रहे हैं उन्होंने अभी चेकआउट नहीं किया है। यहाँ आपको रूम मिलने में लगभग 1 महीना लग जाएगा, तब तक आपको अपने रहने का इंतजाम कहीं और करना होगा। ये सुनकर आशी हैरान होते हुए कहती है, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती, आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपना इंतजाम कर लेती, अब मैं होटल का किराया भी अफोर्ड नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी आशी, लेकिन फिलहाल हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसा कहकर वो रिसेप्शनिस्ट अपने काम में मशरूफ हो जाती है। आशी बहुत परेशान थी कि वह कहाँ रहेगी। आशी का लटका हुआ चेहरा देखकर समर उससे पूछता है और आशी उसे सारी बात बता देती है। आशी की बात सुनकर समर उसे सांत्वना देते हुए कहता है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मेरा दोस्त इंग्लैंड में है तू मेरे साथ रह सकती है, उसके आने के बाद मैं उसे समझा बुझाकर तेरा कहीं अरेंजमेंट कर दूंगा, डोंट वरी माय छिपकली। समर की बात सुनकर आशी को थोड़ी शांति मिलती है। वह समर के साथ दोबारा उसके घर चली जाती है और अगले दिन से कॉलेज ज्वाइन करती है। देखते ही देखते लगभग 2 हफ्ते बीत जाते हैं। अपने सपने को हकीकत में बदलते देख आशी बहुत खुशी से अपनी पढ़ाई कर रही थी। क्लास में उसके कुछ दोस्त भी बन गए थे, कैथी और जॉश, जिनकी अमेरिकन लव स्टोरी आपको आगे पता चलेगी। ये दोनों आशी के कुछ खास दोस्त बने। आज कॉलेज में आशी को पता चलता है कि एक स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत उनका ग्रुप एक कैंपिंग के लिए जा रहा है। ये कैंपिंग जंगल के बीचों बीच होने वाली थी, यहाँ उन्हें नेचर पर शोध करना था। आशी इस कैंपिंग के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि आज तक वह आश्रम से निकलकर कभी बाहर नहीं गई थी और यहाँ उसे हर दिन कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। आशी दिल खोलकर जीने वालों में से है। प्रोफेसर ने बताया, ये कैंपिंग 3 दिनों के लिए है और सभी लोगों की जरूरत का कुछ जरूरी सामान अपने घर से लाना है। आशी के पास ज्यादा कुछ तो था नहीं, लेकिन जंगली इलाका होने के कारण उसने अपनी तरफ से कुछ तैयारी की थी। आशी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह नया सामान खरीद सके। इधर दूसरी तरफ क्रिश डेविडसन अपनी नई फिल्म के लॉन्च के लिए जा रहा था। उसे अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पब्लिक के बीच जाना था, जिसके लिए एक बड़े से क्रिकेट स्टेडियम को चुना गया था। क्रिश अपने मेकअप रूम में था कि तभी अचानक उसका सीक्रेट फोन बजता है। ये फोन उसके हाथों की घड़ी के साथ कनेक्टेड था। क्रिश ब्लूटूथ लगाकर कॉल सुनता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जो एक्सप्रेशन अभी तक नॉर्मल थे वह अब बिल्कुल कठोर हो चुके थे। क्रिश को दूसरी तरफ से बताया जाता है कि ब्लैक ड्रैगन किंग का दाहिना हाथ राका, जो क्रिश के लिए काफी वफादार था, कल मैनहट्टन में हुई पुलिस के साथ मुठभेड़ में पुलिस के हाथ लग चुका है। पुलिस ने उसे काफी टॉर्चर किया और उसके मालिक का पता जानने की कोशिश की, लेकिन राका ने अपना मुंह नहीं खोला। आगे की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी, जिसके लिए राका को मैनहट्टन शहर के दूसरे हाईवे से न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है। ये सुनकर क्रिश कठोर चेहरे के साथ उसे कहता है, मुझे राका चाहिए, किसी भी कीमत पर, जैसा कहता हूं वैसा करो। ऐसा कहकर क्रिश सामने वाले इंसान को कुछ इंस्ट्रक्शन देता हुआ गुस्से में घूरता है और फिर उसके चेहरे पर बिल्कुल माफिया किंग वाली तिरछी मुस्कान आ जाती है। गुस्से भरे कठोर चेहरे के साथ यूं मुस्कुराता वो किसी डेविल की तरह लग रहा था, और उसकी डेविल स्माइल एकदम कातिल लग रही थी। तभी क्रिश की असिस्टेंट लिंडा वहां पहुंचती है और उसे बताती है कि सारी तैयारी हो चुकी है, उन लोगों को प्रमोशन के लिए स्टेडियम की तरफ निकलना होगा। ये सुनकर क्रिश लिंडा को ऑर्डर देता है कि हमारी फिल्म की प्रमोशन यहाँ नहीं, कहीं और होगी। लिंडा भौंचक्की रह गई और हकलाते हुए बोली, लेकिन क्रिश, स्टेडियम में सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम लोग मुसीबत में फंस जाएंगे, हम पर केस हो जाएगा, हम स्पॉन्सर्स को क्या जवाब देंगे? इस पर क्रिश लिंडा को घूरते हुए कहता है, मैं केस से नहीं डरता, और स्पॉन्सर्स की चिंता तुम मत करो, क्योंकि मैं जो करने जा रहा हूँ उसके बाद उन्हें ही सबसे ज्यादा खुशी होगी। और वैसे भी राका मुसीबत में है, उसे हमारी मदद की जरूरत है, जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। ऐसा कहकर क्रिश लिंडा की बात सुने बिना वहां से निकल जाता है। लिंडा भी कुछ नहीं कह पाती, वह भी मुंह बनाते हुए क्रिश के पीछे चल देती है। यहाँ अपने घर में आशी कुछ कपड़े, दवाएं, टॉर्च, कैंडल, लाइटर और हल्दी ले लेती है, क्योंकि उसे अभी इंग्लिश खाना बनाना नहीं आता। जरूरत पड़ने पर वह अपने लिए सब्जी या खिचड़ी बना सकती है। आशी अभी पैकिंग कर ही रही थी, तभी समर आकर उसे एक मोबाइल फोन देता है और उसे बताता है, जरूरत पड़ने पर तुम इससे मुझे कॉल कर सकती हो, इसमें मैंने अपना नंबर सेव कर दिया है। आशी खुश होकर समर का धन्यवाद करती है और अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ कैंपिंग के लिए निकल जाती है। उत्साह से भरी आशी अपने दोस्तों से पूछती है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? उसके दोस्त उसे बताते हैं, हम लोग मैनहट्टन जा रहे हैं। कुछ देर बाद मैनहट्टन हाईवे के बीचों बीच एक हेलीकॉप्टर आकर उतरता है, जिसे देखकर वहां हजारों लोगों की भीड़ लग जाती है। ये भीड़ देखकर सभी पुलिस वाले काफी हैरान थे, क्योंकि पिछली बार की नाकामयाबी के बाद इस बार पुलिस वालों ने बड़े ही गुप्त तरीके से राका को न्यूयॉर्क ले जाने की प्लानिंग की थी। इसलिए इस बार पब्लिक की भीड़ हाईवे से खाली नहीं कराई गई थी, ताकि किसी को भी शक ना हो। लेकिन ना जाने कैसे यहाँ हद से ज्यादा पब्लिक हो गई और ये हेलीकॉप्टर किसका है और यहाँ उतारने का मतलब क्या है? तभी उन लोगों को लेस पर मैसेज आता है, हॉलीवुड सुपरस्टार क्रिश डेविडसन शहर के बीचों बीच हेलीकॉप्टर से उतरकर अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आए हैं, इसलिए उस हाईवे पर बहुत भीड़ होगी और पुलिस वालों को अपने काम के लिए अब रास्ता डाइवर्ट करना होगा।
ये मैसेज आते ही सभी पुलिस वालों का मुंह बन जाता है क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ब्लैक ड्रैगन गैंग फिर से उन पर हमला ना कर दे। लेकिन फिलहाल पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि राका को यहाँ से शिफ्ट करने के लिए उन्होंने कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की थी और ना ही वह लोग पब्लिक को परेशान कर सकते थे। यह बात जितनी गुप्त रहे उतनी अच्छी है। सभी पुलिस वाले मन ही मन क्रिश को गालियां देते हुए अपनी कार की डायरेक्शन चेंज करते हैं और एक कच्चे रास्ते से जाने लगते हैं। चैप्टर 4 दोनों का मिलना है संजोग या साजिश। हॉलीवुड सुपरस्टार क्रिश डेविडसन के यूं अचानक हेलीकॉप्टर से शहर के बीचों बीच उतरने से मैनहट्टन हाईवे पर जाम लग गया। अपने फेवरेट सुपरस्टार को देखने के लिए लोग पागल हुए जा रहे थे। आशी जिस बस में थी इस वक्त वो बस भी मैनहट्टन के उसी हाईवे पर थी। अचानक बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाने के कारण बस रुक चुकी थी। आशी का दोस्त जॉश ड्राइवर से पूछता है, क्या हुआ, तुमने बस क्यों रोक दी और यहाँ हाईवे पर इतनी भीड़ क्यों है। जवाब में ड्राइवर बताता है कि हाईवे पर अभी अभी एक चॉपर लैंड हुआ है जिसमें हॉलीवुड सुपरस्टार क्रिश डेविडसन अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आया है। ये सुनते ही आशी की क्लासमेट और उसकी नई बनी दोस्त कैथी खुशी से उछल पड़ती है और जोर से चीखते हुए कहती है, क्रिश डेविडसन। कैथी को इतना खुश देखकर आशी हैरान होते हुए पूछती है, अरे कौन क्रिश डेविडसन, किसके बारे में बात कर रही हो तुम, सलमान खान आया है क्या। आशी की बात सुनकर कैथी हैरान होते हुए कहती है, अरे तुम क्रिश डेविडसन को नहीं जानती, वह है हॉलीवुड सुपरस्टार, रिच, हैंडसम और अट्रैक्टिव, अमेरिका की हर लड़की के दिल का राजा, जिसे पाना हर लड़की का ख्वाब है। एक बार वो जिसे नजर उठाकर देख ले वह अपने आप को खुशकिस्मत समझती है। उसकी एक झलक पाने के लिए लड़कियां मरती है। तुम्हें पता है आज तक उसकी एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई। पूरे हॉलीवुड का सबसे अमीर एक्टर है वो। आशी अब मुझसे वेट नहीं होता, मुझे भी देखना है उसे, कहकर कैथी जल्दी से बस से बाहर निकलती है। कैथी के साथ बाकी सब स्टूडेंट भी अपने हीरो की झलक पाने के लिए बाहर निकल जाते हैं, सिर्फ आशी और जॉश को छोड़कर, क्योंकि आशी उसके बारे में कुछ जानती नहीं थी और जॉश भूनकर राख हो चुका था क्योंकि वह कैथी को पसंद करता था। वहीं सड़क पर पब्लिक क्रिश की एक झलक पाने के लिए बेचैन थी। क्रिश बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपने चॉपर से बाहर निकलता है और हाथ हिलाकर लोगों को ग्रीट करता है। इधर दूसरी तरफ क्रिश के लोग पुलिस वालों का पीछा कर रहे थे और फायरिंग स्टार्ट हो चुकी थी। कैथी और बाकी स्टूडेंट अपने सुपरस्टार को देखने के लिए भीड़ में स्ट्रगल कर रहे थे। तभी कैथी खिड़की के बाहर से आशी को आवाज देती है और उसे बाहर आने के लिए कहती है ताकि वह भी क्रिश को देख सके, लेकिन आशी को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर कैथी के जोर देने पर आशी उसका मन रखने के लिए बाहर आने को राजी हो जाती है। इस वक्त आशी ने सफेद चूड़ीदार सूट पहना हुआ था और सफेद दुपट्टा ले रखा था। उसके बाल खुले थे जो उसकी कोमल सी पतली कमर तक झूल रहे थे। आशी जैसे ही बस से बाहर निकलने के लिए दरवाजे पर बने सीढ़ियों पर खड़ी होती है, अचानक वहां बहुत तेज हवा चलने लगती है। सभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ताकि धूल मिट्टी से बच सकें। आशी अपना दुपट्टा संभालने लगती है। वह अपने बिखरे हुए बालों को जैसे ही कान के पीछे करने वाली थी उसका दुपट्टा उड़ते हुए कहीं दूर चला जाता है। आशी मुंह खोले अपने दुपट्टे को देख रही थी और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीड़ के कारण वह दुपट्टा पकड़ नहीं पा रही थी। ना जाने कैसे वह दुपट्टा उड़ते हुए सीधा क्रिश के चेहरे को ढक देता है। क्रिश अपने हेलीकॉप्टर के ठीक नीचे खड़ा था। वो दुपट्टा जैसे ही क्रिश के चेहरे पर आता है उसकी भीनी भीनी खुशबू क्रिश को अट्रैक्ट करती है। फिर वो उस खुशबू का रस लेने के लिए एक लंबी सांस लेकर सुकून से छोड़ता है तो मानो मदहोश हो जाता है। क्रिश धीरे से अपने चेहरे से वह दुपट्टा हटाता है और उसे अपने हाथ में लेकर इधर उधर अपनी नजर घुमा कर देखता है, लेकिन कोई भी उस दुपट्टे का मालिक उसे नजर नहीं आता। आशी आवाज देने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसकी आवाज क्रिश तक नहीं पहुंचती। तभी क्रिश की नजर भीड़ के बीचों बीच एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है जो उछल उछल कर उसे हाथ से इशारा कर रही थी। क्रिश को उसके इशारे समझ नहीं आते। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके बाकी फैंस में से एक है जो उसे देखकर खुश हो रही है, लेकिन उसके चेहरे का भोलापन उसे काफी अट्रैक्ट कर रहा था। ना जाने वह कैसा एहसास था जो क्रिश को कुछ ऐसा महसूस करवा रहा था जो उसे पहले कभी नहीं हुआ। क्रिश देखता है वह लड़की बार बार अपने चेहरे पर आ रहे बालों को अपने कानों के पीछे कर रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत, भोलापन और परेशानी साफ नजर आ रही थी। हैरानी वाली बात यह थी कि इतनी भीड़ के बावजूद क्रिश उसे देख पा रहा था। वो लड़की कोई और नहीं आशी थी। आशी उछल उछल कर अपने हाथों के इशारे से दुपट्टे को मांगने की कोशिश कर रही थी। धूल और मिट्टी के कारण वह क्रिश को अच्छे से देख नहीं पा रही थी। क्रिश को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आशी बहुत परेशान हो चुकी थी। भीड़ के कारण वह आगे नहीं जा पा रही थी। ऊपर से क्रिश के गार्ड, क्रिश के करीब जाना लगभग नामुमकिन था। क्रिश खोया हुआ था। ना जाने क्यों उसे उस लड़की को निहारते रहने का मन कर रहा था। तभी उसके हाथ में पहनी घड़ी में एक अलार्म बजता है जो शायद डेंजर वार्निंग थी। घड़ी को देखते ही क्रिश का चेहरा गंभीर हो जाता है और वह लोगों को बाय करते हुए अपने चॉपर में बैठकर वहां से निकल जाता है। उसके हाथों में आशी का सफेद दुपट्टा था जिसे वह अपनी हथेली में अच्छे से लपेट लेता है। थोड़ी ही देर में उस हाईवे का ट्रैफिक क्लियर हो जाता है। आशी और उसके दोस्त बस में बैठकर आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। ब्लैक ड्रैगन गैंग राका को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। पुलिस वाले और ब्लैक ड्रैगन गैंग के बीच मुठभेड़ हो रही थी। पुलिस वाले ब्लैक ड्रैगन गैंग के ऊपर भारी पड़ रहे थे। तभी वहां क्रिश डेविडसन ब्लैक ड्रैगन किंग के मास्क में पहुंचता है। अब वहां फायरिंग और भी ज्यादा धुआंधार हो रही थी। राका की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन क्रिश के आते ही वह मामला पूरी तरह से पलट गया। पुलिस वालों की फायरिंग से बचते हुए राका को उनके चंगुल से आजाद करा लिया गया। राका को बचाने में क्रिश को भी एक गोली कंधे पर लग चुकी थी, लेकिन क्रिश अपनी परवाह ना करते हुए अपने एक आदमी के साथ राका को तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भिजवा देता है। राका घायल हालत में भी अपने पास से एक चिप निकालकर क्रिश को देते हुए कहता है,
किंग, मैंने अपना काम कर दिया। ये वही चिप है जिसमें हमारी गैंग के गद्दार जो पुलिस से मिले हुए हैं उनका नाम और सारी डिटेल है। क्रिश अपने चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल लेकर वह चिप रख लेता है और राका वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद क्रिश खुद पुलिस वालों से लड़ता है। अब तक शाम हो चुकी थी। क्रिश ने बहुत बहादुरी से पुलिस वालों का सामना किया था, लेकिन ना जाने कहां से पुलिस वालों की बैकअप आ चुका था, जिसे देखकर क्रिश समझ गया कि हमारी गैंग में जो भी गद्दार है वह हमारी पल पल की खबर पुलिस वालों को दे रहा है। क्रिश दांत पीसते हुए कसम खाता है कि वह गद्दार को ऐसी मौत देगा कि उसकी रूह भी काम जाएगी। दूसरी तरफ बस में आशी बहुत परेशान और दुखी थी। कैथी उससे दुखी होने का कारण पूछती है तो आशी बताती है कि उसका दुपट्टा उड़कर उस आदमी के पास चला गया। कैथी को कुछ समझ नहीं आता। वह पूछती है, कौन आदमी किसके पास गया है? अरे वह जो चौपर के नीचे खड़ा था, तुम्हारा वह हीरो, क्या नाम है उसका? ये सुनकर कैथी खुशी से उछलते हुए पूछती है, क्या तुम्हारा दुपट्टा उड़कर क्रिश के पास पहुंच गया? आशी, मैं बता नहीं सकती तुम कितनी लकी हो जो तुम्हारे दुपट्टे को कुछ पल के लिए क्रिश के हाथों ने छुआ। मुझे तो अब तुमसे जलन हो रही है। काश मैंने तुम्हारी यह ड्रेस पहनी होती और मेरा दुपट्टा उड़कर उसके पास चला जाता। हाय, मैं तो खुशी से मर ही जाती। कैथी की बात सुनकर आशी मुंह बनाते हुए कहती है, तुम इसे लक कह रही हो? अरे वह मेरे नए सूट का दुपट्टा था। तुम्हें पता है दुकानदार से लड़ झगड़ कर पूरे 800 रुपए में लिया था। वह तो मुझे बेवकूफ बना रहा था। 2000 का सूट कह रहा था, लेकिन मैंने मोल भाव कर करके उसे 800 रुपए तक पहुंचा दिया। अब इसका मैच खराब हो गया। हाय मेरा दुपट्टा, चोर कहीं का। आशी को इस तरह बोलते हुए देखकर कैथी मुंह बनाते हुए कहती है, शुक्र मना आशी, उसने तुम्हारा दुपट्टा चुराया, तुम्हारा दिल नहीं। अगर दिल चुरा लेता तो क्या होता? अब आशी मुंह बनाते हुए कहती है, मेरा दिल हवा में उड़ने वाली चीज नहीं है जो वह चुरा लेता। वैसे भी मेरे दिल पर तो ऋतिक रोशन का हक है। हाय वो कितना हैंडसम है, कितना अच्छा डांस करता है। ऋतिक रोशन वह कौन है? कैथी ने हैरान होते हुए पूछा। अरे तुम ऋतिक रोशन को नहीं जानती? वह हमारे इंडिया का सुपरस्टार है, मेरा हैंडसम हीरो। कहकर आशी अपने दोनों गालों को अपने हाथों में भर लेती है और तितली की तरह अपनी आंखें फड़फड़ाने लगती है। इस वक्त वह बिल्कुल मासूम और बेहद प्यारी लग रही थी। कुछ घंटे बीत चुके थे। क्रिश राका को बचाने में तो कामयाब हो चुका था, लेकिन पुलिस से लड़ते हुए अब तक क्रिश की हालत भी खराब हो चुकी थी, क्योंकि गोली लगने के कारण उसके हाथ से लगातार खून बह रहा था। क्रिश अपनी हालत को संभालते हुए जैसे तैसे कार में बैठकर वहां से निकल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा दूर जा पाता, एक पुलिस वाला उसकी कार के टायर पर फायरिंग करता है, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। इस एक्सीडेंट के कारण क्रिश को और भी ज्यादा चोट लग जाती है। क्रिश किसी तरह खुद को संभालते हुए कार से बाहर निकलता है। उसके हाथों से बहुत ज्यादा खून बहे जा रहा था। अचानक उसकी नजर कार की दूसरी सीट पर रखे आशी के दुपट्टे पर पड़ती है। क्रिश जल्दी से इस दुपट्टे को अपने जख्मों पर बांध लेता है और खुद को संभालते और पुलिस की नजरों से बचते हुए जंगल के अंदर चला जाता है। इंडिया पटना अनाथ आश्रम। नवीन जी किसी को कॉल करते हैं। एन, मुझे समर से पता चला वह कॉलेज ट्रिप पर गई है, उस पर नजर रखना। इस पर सामने से एन का जवाब आता है, यू डोंट वरी, मेरी नजर उस पर ही है। नवीन जी एन को बताते हैं, मुझे खबर मिली है वह ड्रैगन किंग भी वही है। इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा, हमें आज ही प्लानिंग करनी होगी। लेकिन कैसे? एन ने पूछा। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, कहकर नवीन जी एन को कुछ समझाते हैं, जिसे सुनकर एन परेशान होते हुए पूछते हैं, तुम्हें पूरा यकीन है वह ऐसा करेगी? नवीन जी पूरे विश्वास के साथ बोले, बिल्कुल, वह अपनी माँ की बेटी है, खुशी की बेटी है। वह दूसरों का दर्द उससे देखा नहीं जाता। जितनी चंचल और मासूम है उतनी ही दयावान है, जैसी कभी खुशी हुआ करती थी। बिल्कुल उसी तरह वह जरूर करेगी, लेकिन ध्यान रहे इसमें रिस्क है, जरा सी गलती और सब बर्बाद हो जाएगा, हमारे वर्षों का प्लान खत्म हो जाएगा। नवीन जी को सांत्वना देते हुए एन कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। चैप्टर 5, क्रिश और आशी की पहली मुलाकात। मैनहट्टन जंगल। आशी अपने दोस्तों के साथ मैनहट्टन के जंगलों में पहुंच चुकी थी। प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं, हम लोग इस जंगल में रहकर नेचर पर रिसर्च करेंगे। सभी स्टूडेंट अपना अपना प्रोजेक्ट तैयार करोगे। फिलहाल शाम हो रही है, कुछ स्टूडेंट जल्दी से कैंप लगाओ और कुछ खाना बनाने की तैयारी करो। प्रोफेसर का ऑर्डर पाकर कुछ स्टूडेंट कैंप लगाने में लग जाते हैं। आशी, कैथी और जॉश तीनों मिलकर खाना बनाने की तैयारी करने लगते हैं। कुछ देर काम करते हुए अचानक आशी देखती है कैथी और जॉश वहां नहीं है। वह कैंप के दूसरी तरफ जाकर देखती है तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। वो दोनों सबकी नजरों से छुपते हुए और अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक पेड़ के पीछे रोमांस करने में बिजी थे। कैथी आवाज निकले बिना जॉश के किस को अपनी गर्दन पे फील कर रही थी, और जॉश भी दिल खोल के उसे चूमे जा रहा था। दोनों की सांसें गहरी हो चुकी थी। कैथी और जॉश रोमांस परवान चढ़ चुका था, दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। आशी को इनके अफेयर के बारे में भनक तक नहीं थी, इसलिए उसे बहुत बड़ा झटका लगा। आशी ने गौर से देखा तो जॉश का एक हाथ कैथी की टी शर्ट के अंदर था। उन्हें इस तरह प्यार करता देख शायद एक पल के लिए वो भी अपने जीवन में रोमांस को मिस करने लगी। उसकी सांसें भारी होने ही लगी थी कि अचानक वह अपनी आंखें बंद करके राम जी का नाम लेने लगती है। राम राम राम, यह क्या देख लिया मैंने? अरे बेवकूफों, कुछ तो रहम करो मुझ जैसी मासूम बच्ची पर, ये फिरंगी भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हैं। आशी वहां से शर्माते हुए आ जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आशी को इंग्लिश खाना बनाना नहीं आ रहा था और वह किसी और से मदद मांगना चाहती थी। लेकिन अगर प्रोफेसर को कैथी और जॉश के बारे में पता चला तो वह हजारों सवाल खड़े कर देंगे और जॉश और कैथी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। एक दोस्त होने के नाते आशी ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए आशी खिचड़ी बनाने का सोचती है।
लगभग 1 घंटे में वह खिचड़ी बना चुकी थी। आशी खाना बनाकर पानी की गैलन में देखती है और अपने आप से कहती है, अरे इसमें तो पानी नहीं है, सभी लोग खाना खाएंगे तो पानी। मुझे पानी लेने जाना होगा, लेकिन कैसे? कैथी और जॉश को देखो, बेशर्म अभी तक नहीं आए, अब लव बर्ड्स को क्या डिस्टर्ब करना, लगता है मुझे अकेले ही जाना होगा। ऐसा सोचकर आशी अपना इमरजेंसी बैग निकालती हैं, जिसमें जरूरत की सारी चीजें थी ताकि वो जंगली जानवरों से बच सके। आशी बैग और गैलन लेकर पानी की तलाश में जंगल के अंदर चली जाती है। लगभग 15 मिनट चलने के बाद उसे पास में एक नदी दिखती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। आशी अपनी गैलन में उस नदी से पानी भर लेती है। इस वक्त शाम के लगभग 7 बजे बज रहे थे और जंगली इलाका होने के कारण काफी अंधेरा हो चुका था। एक पल के लिए जंगल के उस माहौल ने आशी के अंदर के डर को बढ़ा दिया। वो भगवान का नाम लेते हुए जल्दी से पानी भरकर वहां से निकलने लगी। तभी आशी की नजर आसपास मंडरा रहे जुगनुओं पर पड़ती है, जिन्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठती है। आशी सब कुछ भूलकर उन जुगनुओं को अपने हाथों से छूने की कोशिश करने लगी। खुशी में खिलखिलाती हुई आशी उन्हें पकड़ने की, उन्हें छूने की कोशिश कर रही थी। आशी मुस्कुराकर अपने हाथ हवा में उठाकर गोल गोल घूमने लगी। चांद की रोशनी में इस वक्त वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आशी ने इस वक्त सफेद सूट, उस पर पीला दुपट्टा ले रखा था। इस वक्त कोई उसे देख ले तो मंत्रमुग्ध हो जाए। आशी अपनी ही मस्ती में थी, इस बात से अनजान की एक जोड़ी नीली आंखें दूर छुपकर उसे निहार रही है। यह कोई और नहीं क्रिश था। क्रिश जो पुलिस के चंगुल से बचते हुए जंगल के अंदर आ चुका था। ज्यादा खून बह जाने के कारण वह दर्द और तकलीफ में था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। किसी के आने की आहट सुनकर वह पेड़ के पीछे छुपकर उस दिशा में देखने लगा जहां से आवाज आ रही थी और उसकी नजरें आशी पर ठहर गई, जो अपनी ही धुन में जुगनुओं के साथ खेल रही है। उसके चेहरे की मासूमियत और मुस्कान देखकर किसी को भी मन में शांति का एहसास हो जाता। दुनिया की चिंता से परे, खूबसूरत और शांत लेकिन चंचल। उन छोटे छोटे जुगनुओं के बीच एक बड़ी जुगनू आशी। जी हाँ, चांद की रोशनी में आशी का चमकता चेहरा किसी जुगनू से कम नहीं लग रहा था, उससे भी ज्यादा चमक रही थी उसकी खूबसूरत आंखें, बिल्कुल तारों की तरह। कृष्ण ने इस वक्त अपने चेहरे पर ड्रैगन किंग मास्क पहन रखा था, जिसमें सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी, खूबसूरत नीली आंखें। झील की तरह शांत, लेकिन समुद्र की तरह गहरी, जिनमें हर पल कुछ लहरें उठ रही हैं, और उसकी आंखों से होते हुए उसके दिल को छू रही है। इस बात का एहसास कृष्ण को भी नहीं है कि क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा है। इस पल में ऐसा भी क्या सुकून है कि इतने दर्द में होने के बावजूद उसे दर्द का एहसास नहीं हो रहा। ना जाने वो कौन सा खिंचाव है जो कृष्ण के पैर अपने आप उस तरफ बढ़ जाते हैं। कृष्ण को एक पल भी नहीं लगा था इस लड़की को पहचानने में, क्योंकि चांद की रोशनी में आशी का बेदाग चेहरा साफ नजर आ रहा था। वो तुरंत समझ गया, ये वही लड़की है जिसे उसने कुछ घंटे पहले उस भीड़ में देखा था, जिस पर उसकी नजरें ठहर गई थी। सैकड़ों की भीड़ में भी उसे वह साफ नजर आ रही थी। उस वक्त भी इस चेहरे का आकर्षण ऐसा था कि वो कृष्ण को अपनी ओर खींच रहा था। उस वक्त कृष्ण की आशी से मिलने की तमन्ना शायद अब पूरी होना चाहती थी, क्योंकि अब कृष्ण चाहकर भी अपने पैरों को रोक नहीं पा रहा था, मानो आशी एक चुंबक हो और कृष्ण बस खींचा चला आ रहा हो। आशी इस बात से अनजान अब तक जुगनुओं में ही खोई हुई थी। अचानक घूमते घूमते आशी का पैर मुड़ जाता है, वो खुद को संभाल नहीं पाती और गिरने लगती है। डर के मारे वह अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। कृष्ण ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और उसकी नजरें आशी के मासूम चेहरे पर टिक गई। आंखें कसकर बंद करने के कारण आशी और भी मासूम और क्यूट लग रही थी। आशी अभी तक अपनी आंखें बंद किए हुए थी। कुछ ही पलों में उसे महसूस होता है कि वह गिरी नहीं है। आशी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। डर के कारण उसे ड्रैगन किंग मास्क में कृष्ण भूत जैसा लगता है और उसके अंदर का डर एक बार फिर उभर आता है और वो चीख पड़ती है, भूत बचाओ बचाओ भूत। तुरंत ही कृष्ण उसके मुंह पर हाथ रख देता है। कृष्ण ने उसे अपनी बाहों में संभाल रखा था। चेहरे पर ड्रैगन मास्क होने के कारण वह डरावना लग रहा था। उसकी नीली आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थी। शट अप और आई विल किल यू। कृष्ण ने गुस्से भरी दबी आवाज में फिर कहा, व्हाट आर यू डूइंग इन अ डार्क फॉरेस्ट सो लेट एट नाइट? आंसर मी। आशी कांपते हुए अपने मुंह की ओर इशारा करती है, मानो इशारे से कह रही हो, तुम अपना हाथ उठाओगे तभी तो बताऊंगी। इशारा समझकर कृष्ण थोड़ा नॉर्मल होते हुए कहता है, ऑक आई एम टेकिंग माई हैंड ऑफ योर माउथ बट बीवेयर, डोंट ट्राई एनी ट्रिक्स। ऐसा कहकर कृष्ण आशी को सीधा खड़ा करता है और उसके मुंह से अपना हाथ हटा लेता है। डरी सहमी हुई आशी कांपते हुए शब्दों में उसे कहती है, भूत जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था यह आपका इलाका है। आज तक तो सिर्फ सुना था कि घने जंगल में भूत होता है, लेकिन आज देख भी लिया। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। आशी की बात सुनकर कृष्ण हैरानी से पूछता है, व्हाट पूत, यू कॉलिंग मी पूत? आशी हंसकर बोली, अरे पगले, पूत नहीं भूत भूत। और फिर अचानक आशी को ख्याल आता है। वो अपने सर पर टिप्पली मारते हुए कहती है, ओफ आशी, तू भी ना, यह विलायती भूत है तो इसे तेरी हिंदी कैसे समझ आएगी? मरने के बाद भी इंग्लिश ही समझेगा ना? हिंदी में बोल हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में बोल इंग्लिश में। ओहो, डर के मारे मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। आगे की बातें आशी इंग्लिश में कहती है, इस बात से अनजान की कृष्ण हिंदी भी समझ सकता है। आशी मासूम, भोली और प्यारी सी शक्ल बनाकर अपने हाथ जोड़ते हुए कृष्ण से कहती है, देखिए भूत जी, मेरा आपको डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो यहाँ पानी भरने आई थी और जुगनुओं को देखकर थोड़ी देर उनमें खो गई जी बस। जुगनू? व्हाट जुगनू? कृष्ण ने हैरान होते हुए पूछा। सॉरी, गलती से मुंह से निकल गया। जुगनू मतलब बटरफ्लाई। ओह सॉरी, फायरफ्लाई फायरफ्लाई। गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब मैं इस जंगल तो क्या किसी भी जंगल में नहीं जाऊंगी। प्लीज बच्ची समझकर माफ कर देना। हाँ, मैं चलती हूँ, आप एंजॉय कीजिए जंगल में अपनी चुड़ैलों के साथ।
ऐसा कहकर आशी जल्दी से वहां से भागने की करती है। क्रिश को अब तक अपने हाथों में बहुत दर्द हो रहा था, उसका खून भी काफी ज्यादा निकल चुका था, ऊपर से आशी ने उसे देख लिया था। वह आशी को यहाँ से जाने देने का रिस्क नहीं ले सकता था। क्रिश अपनी गन आशी के ऊपर पॉइंट करता है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती और अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सीधा ऊपर जाओगी। गन देखकर आशी की आंखें हैरानी से बाहर आ गई, वह थर-थर कांपने लगी। वो जल्दी से अपने हाथ ऊपर कर लेती है और डर में बड़बड़ाते हुए कहती है, अरे कमाल है, भूतों के पास भी गन होती है क्या? वैसे ये गन आपने कौन सी मार्केट से मिली? पैसे देकर खरीदे या चोरी की? पैसे कहाँ से देंगे? चोरी ही की होगी, वैसे भी भूतों को कौन पकड़ सकता है, मैं सही कह रही हूँ ना? आशी की अजीब बातें सुनकर क्रिश की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और वो सोचने लगा, कोई इंसान इतनी मुसीबत में होने के बाद भी ऐसी कॉमेडी कैसे कर सकता है? वह भी इतनी बेवकूफ़ी भरी। इस लड़की को अब तक ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कोई भूत नहीं, इंसान हूँ। क्रिश गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, ये सवाल तुम ऊपर जाकर पूछना। कहकर वह अपनी गन लोड करता है, लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला था, आशी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। जंतु जलाल तू आई बला को टालतू, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूं लोक उजागर। कहते हुए वह मंत्र पढ़ने लगती है ताकि यह भूत उसकी आंखों के सामने से ओझल हो जाए, लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वह भूत अब तक उसके सामने खड़ा था। आशी हैरान होते हुए खुद से कहती है, कमाल है, हनुमान चालीसा का असर नहीं हुआ। फिर अपने दिमाग पर जोर डालते हुए खुद को गाली देते हुए कहती हैं, बेवकूफ, गधी, तू उल्लू की पट्टी, वह इंग्लिश भूत है, हिंदी में हनुमान चालीसा पढ़ने से कैसे गायब होगा, उसे हिंदी थोड़े आती है, उसके लिए तो बाइबल के मंत्र पढ़ने होंगे, लेकिन मैंने तो कभी बाइबल पढ़ी ही नहीं, थोड़ा वक्त निकालकर बाइबल पढ़ लेती तो क्या जाता। अब तो तू गई काम से। आशी क्रिश की तरफ देखते हुए कहती है, भूत जी एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये गोली थोड़ा धीरे से मारना। वो क्या है ना, मुझे गोली लगकर मरने का एक्सपीरियंस नहीं है, और हाँ चेहरे पर मत मारना वरना फोटो अच्छी नहीं आएगी। वह क्या है ना, मेरे मरने के बाद मेरा जो डेथ सर्टिफिकेट बनेगा उसमें क्यूट लगना भी तो जरूरी है ना। आशी फिर अपने दिल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यहाँ मार दो। फिर आंखें बंद करके राम जी को याद करते हुए कहती है, हे प्रभु, मैं आ रही हूँ आपके पास, गेट खुले रखना, अगले जन्म बाइबल भी पढ़ूंगी। क्रिश अब तक उसकी हिंदी इंग्लिश में मिक्स बातें सुनकर हैरान था और सोच रहा था, ये लड़की कितना बोलती है। मौत सामने खड़ी है फिर भी बढ़ बढ़ कर रही है। अचानक क्रिश को एहसास होता है उसका सिर घूम रहा है, उसे आसपास का सब धुंधला दिखाई दे रहा है। अगले ही पल क्रिश खुद को संभाल नहीं पाता और नीचे जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। धड़ाम की आवाज सुनकर आशी अपनी आंखें खोलती है और सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। चैप्टर 6, आशी ने बचाई क्रिश की जान। धड़ाम की आवाज सुनकर आशी अपनी आंखें खोलती है और सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाती है। वह बैठकर क्रिश को देखने लगती है और उसे होश में लाते हुए कहती है, अरे भूत जी, आप बेहोश कैसे हो गए? क्या हुआ आपको? आशी खिलखिलाते हुए खुद से कहती है, लगता है भूत पर हनुमान चालीसा का असर हो गया। अरे वाह आशी, तूने तो कमाल कर दिया, लेकिन हनुमान चालीसा का असर इतनी देर से हुआ। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ये भूत तो धराशायी हो गया ना, अब जल्दी निकल ले आशी यहाँ से, इससे पहले कि हनुमान चालीसा का असर खत्म हो जाए। थैंक यू हनुमान जी, मैं आपको पूरे 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। आशी जैसे ही वहां से भागने को होती है, उसकी नजर क्रिश के हाथों पर पड़ती है, जहां से लगातार खून बह रहा था और उसके जख्म पर एक कपड़ा लिपटा था। यह क्या है? हैरानी में खुद से बोलते हुए आशी उस जख्म को छूकर देखती है तो उसका हाथ पूरा गीला हो जाता है। फिर वह टॉर्च जलाकर देखती है तो चौंक कर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसके हाथों में खून था। आशी की आंखें फटी की फटी रह गई। अब जाकर आशी को एहसास हुआ कि यह कोई भूत नहीं है। आशी जल्दी से क्रिश को होश में लाने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे कौन हो तुम? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? ये सुनकर क्रिश को हल्का हल्का होश आता है, लेकिन फिलहाल वह कुछ बोलने या कहने की परिस्थिति में नहीं था। पानी, पानी। बड़ी मुश्किल से क्रिश ये शब्द कह पा रहा था। पानी। ओ तुम्हें पानी चाहिए, 1 मिनट। कहकर आशी पास में रखे गैलन से पानी निकालकर पिलाने की कोशिश करती है। बड़ी मुश्किल से वह क्रिश को 2 से 3 चम्मच पानी पिला पाती है। कुछ पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारती है ताकि वह होश में आ सके। क्रिश अध खुली आंखों से ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। आशी समझ चुकी थी कि क्रिश को मदद की जरूरत है। फिलहाल वह अकेले कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वह मदद लेने की सोचती है। आशी क्रिश को सांत्वना देते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं मदद लेकर आती हूँ। कहकर आशी जल्दी से वहां से जाने को होती है। क्रिश बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए उसका हाथ पकड़कर ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, डोंट टेल एनीवन, इट्स नॉट गुड फॉर अस, आई एम इन डेंजर। हाँ लेकिन किसी को तो बुलाना होगा ना, मैं अकेली तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। इससे पहले कि आशी कुछ और कह पाती क्रिश दोबारा बेहोश हो जाता है। ये देखकर आशी परेशान हो जाती है। उसे क्रिश की मदद करनी भी थी, लेकिन क्रिश ने किसी की हेल्प लेने से मना कर दिया था। आशी खुद से कहती है, चाहे जो हो जाए मुझे इसकी मदद तो करनी ही होगी और उसके लिए कैथी और जॉश की हेल्प लेनी होगी। वैसे भी वह मेरे दोस्त हैं, उनसे इसे क्या खतरा, हाँ ये ठीक होगा। कहकर आशी जल्दी से अपना बैग लेकर वहां से भाग जाती है और अपने कैंप में पहुंचती है। इस वक्त रात के लगभग 8:30 बज रहे थे। किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि आशी कैंप से बाहर है। आशी अपने कैंप में आती है तो देखती है जॉश और कैथी वहां नहीं है। आशी के मन में एक बार किसी से मदद मांगने का विचार आता है। फिर वह खुद से कहती है, अगर मैं प्रोफेसर या किसी से इस बारे में बात करूंगी तो सबसे पहले ये सवाल आएगा कि जॉश और कैथी कहाँ थे। मैं अकेले जंगल में क्या करने गई थी? उन दोनों के चक्कर में मैं भी रिस्टिकेट हो जाऊंगी।
नहीं, मुझे खुद कुछ करना होगा, मैं उस इंसान को मरने नहीं दे सकती, वैसे भी मैं भारतीय नारी, सब पे भारी। कहकर आशी आसपास फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगती है। उसे कुछ पट्टियां मिल जाती है। आशी बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें इन्फेक्शन रोकने वाली कोई दवाई नहीं थी। अब आशी परेशान हो जाती है कि इन्फेक्शन के लिए वह क्या करे। वह अपनी नज़र घुमाकर कैंप में इधर उधर देखती है। अचानक उसकी नज़र हल्दी के पैकेट पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। आशी खुद से कहती है, हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है, मैं मेडिसिन की जगह इसे अप्लाई कर सकती हूँ। आशी जल्दी से उठकर हल्दी के पैकेट को ले लेती है, तभी उसकी नज़र बने हुए खाने पर पड़ती है। खाने की खुशबू से उसे भूख लग जाती है, क्योंकि उसने भी कुछ नहीं खाया था। अचानक उसके पेट में गुड गुड की आवाज़ आने लगती है। खाने की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो अपने होंठ गीले करते हुए कहती है, अब मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत भूख लगी है, लेकिन उस भूत को भी छोड़ नहीं सकती। थोड़ा सा खाना पैक कर लेती हूँ, उसे भी खिला दूंगी। बेचारा, पता नहीं उसने भी खाना खाया होगा या नहीं। आशी जल्दी से एक बॉक्स में खाना पैक कर लेती है और तुरंत सबकी नज़र बचाकर वहां से निकल लेती है। थोड़ी ही देर में वह क्रिश के पास पहुंचती हैं। वह देखती है कि क्रिश की हालत काफी खराब हो चुकी है। आशी जल्दी से उसे सीधा लेटाती है और उसके जख्म देखने लगती है। क्रिश ने अपने खून को बहने से रोकने के लिए एक सफेद दुपट्टा अपने घाव पर बांध रखा था। जल्दबाजी में आशी यह ध्यान ही नहीं देती कि ये दुपट्टा उसका ही है। जंगल में रात और अंधेरा होने के कारण ये सब समझना इतना आसान नहीं था। वह जल्दी से उसकी शर्ट बाजू की तरफ से फाड़कर उसके घाव को क्लीन करती है। आशी को पता नहीं था उसमें बुलेट लगी है। वो मेडिसिन की जगह हल्दी का पेस्ट लगा देती है और वहां रुई रखकर पट्टी करने लगती है। आशी पट्टी कर ही रही थी कि तभी वह देखती है कि पट्टी कम पड़ रही है। हालांकि वह पट्टियां कम नहीं थी, बस क्रिश का घाव ज्यादा गहरा था और उसमें से लगातार खून निकल रहा था। उसे बांधने के लिए ज्यादा से ज्यादा पट्टी की जरूरत थी। आशी को कुछ समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे। फिर उसकी नज़र अपने पीले दुपट्टे पर पड़ती है जो इस वक्त उसने ओढ़ रखा था। आशी अपना दुपट्टा हाथों में लेकर रोते हुए क्रिश के जख्मों पर बांधती है और खुद से कहती है, आज का दिन ही खराब है, आज मेरे 2 दुपट्टे वेस्ट हो गए। एक तो वह चोर चुरा ले गया और दूसरा ये भूत को लगाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं आशी, तू भारतीय नारी है, किसी की मदद करने के लिए अपना एक दुपट्टा वेस्ट कर सकती है। कहते हुए आशी ने क्रिश के हाथ पर दुपट्टा बांध दिया। तभी आशी को महसूस होता है क्रिश का शरीर तेज बुखार से तप रहा है और वह कांप रहा है। आशी घबरा जाती है, कहीं उसे कुछ हो ना जाए और उसके मर्डर का इल्जाम आशी पर ना लग जाए। आशी क्रिश को होश में लाने के लिए उसके गालों को हल्के थपथपाते हुए कहती है, हे सुनो, उठो, तुम्हें बुखार है क्या? फिर अपने सिर पर चपत मारते हुए कहती है, अरे आशी, कैसी बेवकूफ़ी भरे सवाल कर रही है। उसका माथा तप रहा है, इसका मतलब बुखार ही है ना। इसे तो होश नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं? हाँ, इसे पैरासिटामोल की टैबलेट दे देती हूँ, उससे बुखार कम हो जाएगा। कहकर आशी मेडिकल बॉक्स से टैबलेट निकलकर खुद से कहती है, लेकिन ये तो बेहोश है, टैबलेट कैसे खाएगा? तभी उसे याद आता है अनाथ आश्रम में एक 1.5 साल के स्टूडेंट जब बीमार होते थे तो सावित्री आंटी उन्हें दवाई को पीसकर पानी के साथ जबरदस्ती पिला देती थी, क्योंकि स्टूडेंट दवाई खाने में नाटक करते थे। यही सोचकर आशी एक चम्मच में उस मेडिसिन को पीसकर उसमें पानी मिलाकर चम्मच में ले लेती है और क्रिश के गालों को दबाते हुए थोड़ा थोड़ा करके उसके मुंह में डाल देती है। हालांकि कुछ दवाई इधर उधर भी गिर जाती है, लेकिन काफी दवाई क्रिश के मुंह में जा चुकी थी। आशी देखती है क्रिश का थरथराना अभी कम नहीं हुआ। आशी खुद से कहती है, अब इसका कांपना कैसे बंद करूं? एक काम करती हूँ, कैंप में जाकर कंबल ले आती हूँ। वह जैसे ही जाने की सोचती है, उसे ध्यान आता है कि अगर किसी ने उसे देख लिया तो वह उसके सामने से कैसे आएगी, और सैकड़ों सवाल खड़े हो जाएंगे। अभी फिलहाल कैंप जाना ठीक नहीं होगा और यह आदमी भी काफी घायल है। अगर किसी जंगली जानवर ने इस पर हमला कर दिया तो ये खुद को बचा नहीं पाएगा। फिर आशी अचानक से उछल पड़ती है, अरे हाँ, मैं आग जला सकती हूँ। यह आइडिया पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? आशी जल्दी से आसपास की सूखी पत्तियां और लकड़ियां बटोरकर आग जलाने लगती है। उसकी इमरजेंसी किट में लाइटर था, जिससे आग जलाने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। आग जलाने के बाद वह बहुत मुश्किल से क्रिश को थोड़ा सा आगे की तरफ खींच कर ले जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा गर्मी उसे मिल सके। वैसे भी जंगली इलाका होने के कारण रात को यहाँ ठंडी हवाएं चलने लगी थी और मौसम ठंडा हो चुका था। लगभग 1 घंटा बीत चुका था, लेकिन क्रिश का बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक क्रिश को कुछ बुरे सपने आने लगते हैं। वह अपने सपनों में बड़बड़ाते हुए कहता है, मॉम, डैड, प्लीज डोंट लीव मी, समबॉडी हेल्प, रॉकी, रॉकी, निक। कहते हुए उसके माथे पर पसीना आने लगता है। वह नींद में ही तड़पने लगता है, जिसे देखकर आशी कुछ पल के लिए डर जाती है, लेकिन अगले ही पल वह समझ जाती है कि बुखार के कारण वह सपना देख रहा है, क्योंकि अक्सर आशी ने अनाथ आश्रम में देखा था कि कई बच्चों को बुखार में बुरे बुरे सपने आते थे और वह रोते थे। कभी कभी तो आशी का भी यही हाल होता था, इसलिए उसे आज क्रिश के लिए बुरा लग रहा था। आशी झट से क्रिश के करीब सरकी और उसे गले से लगाकर उसे शांत करने लगी, जैसा उसने सावित्री आंटी को देखा था। आशी उसकी पीठ को सहलाते हुए कहती है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, शांत हो जाओ, सब ठीक है, मैं हूं यहाँ। लगभग आधे घंटे तक आशी उसे इसी तरह शांत करती, सीने से लगाए रखती है। इस बीच एक बार क्रिश की आंखें खुली थी और उसने आशी का धुंधला चेहरा अपने इतने करीब देखा था, लेकिन फिलहाल वह कुछ कह या सुन नहीं सकता था। बस उस सुकून को महसूस कर रहा था जो आशी के करीब आने से उसे मिल रहा था। यूं ही धीरे धीरे दोनों को कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। रात के लगभग 2 बजे। अब तक क्रिश का बुखार उतर चुका था। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो खुद को जंगल में पाता है। वह जैसे ही अपनी बॉडी को थोड़ा मूव करता है कि अचानक उसे अपने शोल्डर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। आह!
कराहने की आवाज के साथ वह अपने शोल्डर को देखता है और उसे याद आता है कि उसे गोली लगी थी। तभी उसकी नजर अपनी बगल में जाती है। एक छोटी सी मासूम लड़की उसके पहाड़ जैसे शरीर के साथ चिपक कर सोई है, जो इस वक्त बहुत मासूम लग रही है। उसके काले लंबे घने बाल, उसकी जुल्फें चेहरे पर बिखरी हुई हैं। चांद की रोशनी में उसका चेहरा और चमक रहा था। कुछ पल के लिए क्रिश उसकी मासूमियत में खो जाता है, उसके चेहरे को निहारता रह जाता है। उसका मन कर रहा था कि चेहरे पर बिखरे हुए बालों को अपने हाथों से हटाकर उसके चेहरे को अच्छे से देखे, लेकिन उसका एक हाथ जख्मी था और दूसरे पर आशी अपना सिर रखकर सोई थी। आशी का एक हाथ क्रिश के गले के पास था। यह महसूस होते ही कुछ पल के लिए उसे एक अजीब एहसास होने लगा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, उसके दिल में हलचल होने लगी। उसकी नजरें आशी के गुलाबी होठों पर पड़ी, जिन्हें देखकर उसका मन आशी के होठों को चूमने का कर रहा था। क्रिश धीरे धीरे अपने होठों को उसके होठों की तरफ ले जा रहा था। अब लगभग 1 सेंटीमीटर का ही फासला रह गया था दोनों के होठों को छूने में। वो इतने करीब थे कि आशी की सांसों की खुशबू क्रिश को मदहोश कर रही थी। तभी अचानक आशी को कुछ एहसास होता है। वह अपनी आंखें खोलकर देखती है और क्रिश को अपने इतने नजदीक देखकर वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए जोर से चिल्लाती है, यह क्या कर रहे हो तुम? कहते हुए आशी जल्दी से उठ बैठती है। तब जाकर क्रिश को होश आता है कि वह क्या कर रहा था। वह कैसे किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। हाँ, ये बात सच है कि वह कई लड़कियों के साथ इंटीमेट हुआ था, लेकिन उनमें से किसी के साथ भी वह फीलिंग के साथ अटैच नहीं हुआ था। उसे आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसे किसी लड़की के करीब जाना चाहिए। वह बस शरीर की भूख मिटाने के लिए ही किसी लड़की के करीब जाता था, और बिस्तर पर तो वो जानवर बन जाता था। आज तक उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज नहीं हुई थी। ना जाने क्यों उसे आशी के साथ एक अटैचमेंट फील हो रही थी। वह उसे देखकर बस बहका हुआ सा महसूस करने लगता था। क्या एक हार्टलेस माफिया को होने लगा है प्यार एक मासूम लड़की से? क्या आशी और क्रिश की लव स्टोरी यहाँ से आगे बढ़ेगी? चैप्टर 7 आशी है चंचल जुगनू या एटॉम बॉम्ब। आशी जब ये देखती है कि क्रिश उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा है, अपनी आंखें छोटी करते हुए गुस्से में नाक सिकोड़ते हुए कहती है, अरे ऐसे बुत बनकर क्या देख रहे हो? जवाब दो, क्या हरकत कर रहे थे तुम? क्रिश का ध्यान आशी की बातों से टूटता है। वह उठकर बैठने लगता है। आह की आवाज उसके मुंह से निकलती है। ये देखकर आशी जल्दी से उसे उठकर बैठने में मदद करती है। हर बार आशी का मदद के लिए करीब आना क्रिश को सुकून देता। करीब आने पर क्रिश एक बार फिर आशी की खुशबू में खो जाता है। एक बार फिर क्रिश की नजर आशी पर टिक जाती है। ये देखकर आशी एटीट्यूड के साथ कहती है, लगता है अब तुम ठीक हो। मेरे ख्याल से अब मुझे जाना चाहिए। कैंप में सब मुझे ढूंढ रहे होंगे, प्रोफेसर बहुत गुस्सा करेंगे। तुम अपना ख्याल रखो, मैं चलती हूँ। कहकर आशी वहां से जाने लगती है। आशी ने अभी एक कदम ही बढ़ाया था, तभी उसे याद आता है, उसके बैग में खाना है। पता नहीं यह आदमी अपने आप जा पाएगा या नहीं। आशी अपने बैग से खाना निकालकर क्रिश की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, इसमें खिचड़ी है, इसे खा लेना। तुम बीमार हो, तुम्हें एनर्जी की जरूरत है। अब मैं चलती हूँ। कहकर आशी वहां से जाने लगती है कि तभी क्रिश झट से उसका हाथ पकड़ लेता है। आशी हैरान रह जाती है। वह पलट कर पीछे की तरफ देखती है तो क्रिश ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ तुमने मेरी मदद क्यों की? जबकि मैं तो तुम्हें मारने वाला था। तुम चाहती तो मुझे बेहोश छोड़कर यहाँ से जा सकती थी, या लोगों को यहाँ बुला सकती थी। आशी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, इंडिया से हूं मैं और हमारे हिंदुस्तान में किसी को मुसीबत में छोड़कर नहीं भागते। मेरे बाबा कहते हैं, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म होता है। मैंने इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की। तुम मुझे मारना चाहते थे, वो तुम्हारा स्वभाव, और मैंने तुम्हें बचाया, ये मेरा स्वभाव। खैर मेरा काम पूरा हो चुका है। अब जाने दो मुझे, इससे पहले कि प्रोफेसर मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाए। तभी अचानक क्रिश को अपने मास्क का ख्याल आता है। वह जल्दी से अपने चेहरे को टटोलता है। उसका मास्क अभी भी उसके चेहरे पर ही था। आशी समझ जाती है और मुंह बनाते हुए कहती है, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारा मास्क नहीं हटाया, क्योंकि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम कौन हो, क्या हो, और यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम मुसीबत में थे, तुम्हें मदद की जरूरत थी, और मैंने तुम्हारी जान बचाई, बस यही मेरा काम था। आशी के सादेपन को एकटक देखते हुए क्रिश पूछता है, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? नाम क्या है तुम्हारा? आशी मुस्कुराते हुए इठलाते हुए कहती है, मेरा नाम? एक मिनट, मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊं? मैंने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा क्या? नहीं ना, तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपने काम से काम रखो, समझे? वैसे भी एक तो मुझे भूत बनकर डराया, मुझ पर गन तान दी। अगर तुम बेहोश नहीं होते तो अभी मैं ऊपर होती। अरे मैंने क्या तुम्हारी गाड़ी की हवा निकली है, या तुम्हारी जेब काटी है? बिना बात के मुझ पर पिस्तौल तान दी। वह तो शुक्र मनाओ कि मैं इतनी अच्छी हूं कि तुम्हारी जान बचाई, वरना अब तक तुम शेर का डिनर बन जाते। एक पल के लिए सोचा तो था तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूं, लेकिन मेरा मन ही नहीं माना। बाबा की बात याद आ गई कि मुसीबत में अपने दुश्मनों की भी हेल्प करनी चाहिए। अब मैं वापस जा रही हूँ, बहुत रात हो गई है, मेरी बैंड बजने वाली है सिर्फ तुम्हारे कारण। कहकर आशी वहां से तुरंत भाग जाती है। क्रिश भी उसी तरफ देखता रह जाता है जब तक आशी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। आशी जाने के बाद क्रिश खुद से कहता है, क्या थी ये लड़की? चंचल जुगनू या एटॉम बॉम्ब? और मैंने इसकी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? इसने जिस तरह मुझसे बात की, इस तरह आज तक किसी ने मुझसे बात नहीं की है। और इसने मेरी जान क्यों बचाई, जबकि मैं उसे मरने वाला था? हाँ, वह अलग बात है कि गन में बुलेट नहीं थी, पर अगर होती तो क्या मैं उसे मार देता? आखिर क्यों? ऐसा क्या है जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा है? क्यों उसके सामने मेरा मुंह नहीं खुल रहा था? तभी उसकी नजर अपने हाथों पर बंधे उसके दुपट्टे पर पड़ती है, जिसे देखकर अनजाने में ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है।
तभी उसकी नजर आग पर पड़ती है जिसे देखकर उसका चेहरा सर्द हो जाता है। वह जल्दी से पास में पड़ी गैलन को उठाकर आग में पानी फेंकता है और आग धुआं हो जाती है। क्रिश गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, ये बेवकूफ लड़की, इसकी हिम्मत कैसे हुई आग जलाने की। वह तो अच्छा हुआ पुलिस वाले मुझे ढूंढते हुए इस इलाके में नहीं आए, वरना आग से उन्हें पता चल जाता कि यहाँ कोई है और मैं उनके हाथ लग जाता। सुबह होने वाली है, मुझे जल्द से जल्द इस जंगल से निकलना होगा और अपने लोगों से कांटेक्ट करना होगा, वह मुझे ढूंढ रहे होंगे। कहकर क्रिश उसी रास्ते से चला जाता है जिस रास्ते से अभी अभी आशी गई थी। इधर दूसरी तरफ कैंप में सभी लोग आशी को ढूंढ रहे थे। कुछ लोग कैंप में पहरेदारी कर रहे थे और कुछ जंगल में आशी को ढूंढने गए थे। वह तो शुक्र है वह लोग जंगल के उस इलाके में नहीं गए जहां आशी क्रिश के साथ थी। आशी जैसे ही कैंप पहुंचती है, कैथी उसे देखकर मुस्कुराते हुए गले लगाकर परेशान होते हुए कहती है, आशी कहाँ थी तुम? हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। तुम्हें पता है हम कितना डर गए थे। इस पर आशी मुंह बनाते हुए कहती है, अच्छा इतनी ही चिंता थी मेरी तो जॉश के साथ क्या कर रही थी टेंट के पीछे? तुम्हें पता है मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। वो भूत। बाकी शब्द आशी के मुंह में ही रह जाते हैं और वह अपने आप से कहती है, नहीं आशी, तू किसी को कुछ नहीं बता सकती वरना हजारों सवाल खड़े हो जाएंगे और तू उसके बारे में कुछ जानती भी नहीं है। चुप रहने में ही भलाई है। वैसे भी वह जहां का है वहीं चला गया। कैथी आशी को अपने आप में कुछ सोचते हुए देखकर उसके आगे चुटकी बजाते हुए कहती है, आशी कहाँ खो गई तू? कौन भूत? किसके बारे में बात कर रही है तू? और यह बता तू थी कहाँ? आशी खुद को संभालती है और बात को घुमाते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं, दरअसल मैं जंगल में पानी लेने गई थी और डर के मारे मुझे आसपास भूत जैसा महसूस हो रहा था, जैसे मेरे आसपास कोई है, और इसी चक्कर में रास्ता भटक गई और आने में देर हो गई। अच्छा ये बताओ बाकी लोग कहाँ है? जॉश, प्रोफेसर सब कहाँ है? जवाब में कैथी बताती है, जॉश और बाकी स्टूडेंट्स तुम्हें ढूंढने गए हैं, प्रोफेसर भी उनके साथ गए हैं। वह काफी गुस्से में थे, अगर आएंगे तो तुम पर बरस पड़ेंगे, इसीलिए उनकी डांट से बचने के लिए तुम्हें कुछ सोचना होगा। तब तक मैं फायर क्रैकर्स जला देती हूँ और उन लोगों को सिग्नल दे देती हूँ कि तुम आ गई हो। कहकर कैथी फायर क्रैकर्स जलाने चली जाती है। आशी डर के मारे अपने नाखून चबाते हुए आंखें गोल गोल मटकाते हुए बहाना सोच रही थी कि प्रोफेसर के सवालों से कैसे बचेगी। तभी आशी को कुछ आइडिया आता है और वह कैथी के पास जाकर उसके कान में कुछ कहती है, जिसे सुनकर कैथी हैरान होते हुए आशी से कहती है, आशी ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं इसमें तेरा साथ नहीं देने वाली। अगर प्रोफेसर को शक हो गया तो मेरी बैंड बच जाएगी। इस पर आशी मुंह बनाते हुए कहती है, बैंड? तू बैंड की बात कर रही है? अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं प्रोफेसर को तेरे और जॉश के बारे में सब बता दूंगी, उसके बाद तुम दोनों की बैंड नहीं बजेगी बल्कि पूरी बारात निकलेगी। अब तू सोच ले तुझे क्या करना है, मेरी मदद करेगी या मैं तेरी बारात निकालने की तैयारी करूं? आशी की धमकी सुनकर कैथी डरते हुए कहती है, नो 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 प्लीज सर को कुछ मत बताना, मैं तेरी हेल्प करूंगी। वेरी गुड, ये हुई ना बात कहकर आशी मुस्कुराती है। थोड़ी ही देर में फायर क्रैकर की आवाज और रोशनी देखकर प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट वापस कैंप की तरफ चले जाते हैं। इस वक्त प्रोफेसर काफी गुस्से में थे, उन्होंने ठान लिया था कि कैंप में जाकर वह आशी की अच्छी सी खिंचाई करेंगे, लेकिन वह जैसे ही वहां पहुंचते हैं आशी के जोर जोर से रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर प्रोफेसर जल्दी से आशी के पास जाते हैं और उसे चुप कराते हुए उसके रोने का कारण पूछते हैं और उसे डांटते हुए कहते हैं, तुम कहाँ चली गई थी इतनी रात को जंगल में, वह भी बिना किसी को बताए? तुम जानती हो इसके कारण तुम्हें रेस्टिगेट किया जा सकता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो इसका जवाब कौन देता? आशी जोर जोर से रोते हुए कहती है, सर क्या बताऊं मैं आपको, शाम को जब मैं खाना बना रही थी मुझे बहुत जोर से प्रेशर आ गया, मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ तो मैं जल्दी जल्दी जंगल की तरफ चली गई, अंधेरे में बस भागती रही भागती रही भागती रही, फिर जाकर मैं हल्का हुई और जैसे ही मैं शांत हुई वापस कैंप की तरफ आने लगी, तभी मेरी नज़र मेरे सामने खड़े एक खूंखार डरावने भेड़िए पर पड़ी, उसे देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। प्रोफेसर हैरान होते हुए पूछते हैं, फिर मैं भागती रही, वह मेरे पीछे पड़ा और मैं भागती रही और बस भागते भागते मैं रास्ता भटक गई, मैंने किसी तरह उस भेड़ियों को चकमा दिया और जैसे ही राहत की सांस ली भागने के कारण अचानक मेरा पैर मुड़ गया और क्या आशी? प्रोफेसर ने पूछा। सर मेरे पैरों में मोच आ गई, फिर मैं लगड़ाते लगड़ाते धीरे धीरे रास्ता ढूंढ रही थी, आपको पता है जब मैं आप लोगों को ढूंढ रही थी मुझे आपकी कितनी याद आई, मुझे लगा मैं अपने हैंडसम प्रोफेसर को अब कभी नहीं देख पाऊंगी, आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं, कितना अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने तो सोचा था कि यह मेरा आखिरी वक्त है और अब मैं आपसे पढ़कर एक कामयाब बिजनेस वूमेन नहीं बन पाऊंगी, इंडिया जाकर आपकी तारीफ नहीं कर पाऊंगी, कामयाब बनकर इंटरव्यू में आपका नाम नहीं ले पाऊंगी, मीडिया को यह नहीं बता पाऊंगी कि पीटर सर ने मुझे पढ़ाया है, मोदी जी से आपके लिए पद्म भूषण की बात नहीं कर पाऊंगी, आपके नाम का स्टैच्यू अपने ऑफिस के बाहर नहीं लगा पाऊंगी। सच बताती हूँ सर, मुझे अपनी चिंता नहीं थी मुझे अपनी चिंता, मुझे तो आपके भविष्य की चिंता थी। पिछले जन्म में मैंने जरूर मोती दान किए होंगे, जो इस जन्म में आप मुझे प्रोफेसर के रूप में मिले, आपको अपने प्रोफेसर के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गई हूँ सर, धन्य हो गई थी सर, क्या बताऊं मैं आपको, मैंने आपको कितना मिस किया। कहते हुए आशी अपने झूठे आंसू प्रोफेसर को दिखा रही थी। आशी का नाटक देखकर कैथी हैरान थी और वही दूसरी तरफ उसकी बातें सुनकर प्रोफेसर इमोशनल हो गए। प्रोफेसर की आंखों में आंसू थे, वह अपने आंसू पूछते हुए आशी के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहते हैं, धन्य तो मैं हो गया तुम्हें अपने स्टूडेंट के रूप में पाकर, तुम कितनी इज्जत करती हो मेरी। बाकी बच्चों की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेशर्मों कुछ सीखो, इससे कितनी इज्जत करती है, अपने गुरु की कितने अच्छे संस्कार मिले हैं इसे अपने देश में, आज तक मैंने सुना था भारत में संस्कार की कमी नहीं, लेकिन आज देख भी लिया।
हमेशा खुश रहो आशी, आज के बाद तुम मेरी फेवरेट स्टूडेंट हो। आज के बाद तुम्हें कोई भी तंग करे तो सीधा मुझे बताना, उसकी टांगे तोड़ दूंगा। लगता है तुम्हारे पैरों में बहुत ज्यादा मोचाई है, तुम अपना ख्याल रखो और आराम करो। कैथी, आशी के पैरों में अच्छे से दवाई लगा देना, जंगली इलाका है, इसका ठीक होना जरूरी है। मैं चलता हूँ आशी, माय बेबी, अपना ख्याल रखना, और तुम सारे निकम्मो तुम भी चलो मेरे साथ। गॉड ब्लेस यू आशी बेटा। कहते हुए प्रोफेसर अपने आंसू पोंछते हुए इमोशनल होकर वहां से चले जाते हैं। प्रोफेसर के जाने के बाद आशी अपने झूठे आंसू पूछते हुए खिलखिलाकर हंसने लगती है और खुद से कहती है, वाह आशी, तेरा नाटक करना तो आज भी काम आया। थैंक यू मेरी आंसुओं की टंकी, तुम हमेशा मेरा साथ देते हो। आशी का नाटक देख कैथी उसके सिर पर चपत मारते हुए कहती है, यार आशी, तू तो बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन है। तू इतना अच्छा नाटक कर कैसे लेती है, वह भी बिना ग्लिसरीन के। तुझे तो एक्टिंग लाइन में होना चाहिए। फालतू यहाँ स्टडी करके अपना टाइम वेस्ट कर रही है, और तूने इतना अच्छा नाटक सीखा कहाँ से? आशी हंसते हुए बताती है, आश्रम में जब भी मैं शरारत करती थी और बाबा मुझे डांटते थे तो उनकी डांट से बचने के लिए मैं ये नाटक करती थी और बाबा हमेशा मेरी बातों में आ जाते थे। मेरी गलती होने के बाद भी मुझे डांट नहीं पाते थे। उस वक्त भी मुझे ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि यह तो पैदाइशी कला है जो मुझे मिला है। अच्छा अब चल सोते हैं, रेस्टिगेट होने से तो बच गई। ऐसा कहकर आशी हे राम बच गए वाला एक्सप्रेशन देती है और चलने लगती है कि कैथी उसका हाथ पकड़ती है और उसे आंख दिखाते हुए कहती है, और बाकी बात तू मुझे कब बताएगी? आशी उसकी तरफ देखते हुए नासमझी में पूछती है, बाकी बात? कौन सी बाकी बात? कौन सी बाकी बात? तू सर को उल्लू बना सकती है, मुझे नहीं। चल बता, इतनी रात तक जंगल में क्या कर रही थी? तू रास्ता तो नहीं भूली थी? क्योंकि तेरे बैग में कंपास से लेकर टॉर्च लाइट सब है और तेरी हालत देखकर लगता भी नहीं है कि तू रास्ता भूली है। और जहां तक मैं जानती हूँ तेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है जिसके साथ टाइम स्पेंड करने तू जंगल में जाए। तो जल्दी बता, तू जंगल में क्या कर रही थी? कैथी की एक ही सांस में कही बात सुनकर आशी एक लंबी गहरी सांस लेती है और उसे बताना शुरू करती है। सारी बातों को सुनकर कैथी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वह अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, क्या? तू ये क्या कह रही है आशी? तुझ पर एक मास्क मैन ने हमला किया, फिर वह बेहोश हो गया और तूने उसकी हेल्प की। ये किसी फिल्म की कहानी है क्या? क्योंकि मुझे तेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। आशी अपने होठों को बाहर की तरफ निकालकर मासूम सा मुंह बना के कहती है, जो सच था मैंने तुझे सब बता दिया। अब तुझे भरोसा करना है तो कर और नहीं करना तो मत कर, लेकिन यही सच है। तुझे पता है उसके घाव को बांधने के लिए मैंने अपना दुपट्टा भी उसके हाथ में बांध दिया। आज का तो दिन ही खराब है, मेरे 2 दुपट्टा 2 चोर ले गए। दुपट्टों की याद आते ही आशी गुस्से में हिंदी बोलने लगती है, अरे मैं कहती हूँ यूएस वालों के पास कपड़े नहीं है क्या? इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि मैं साड़ियों का बिजनेस यूएस में अच्छे से फैलाऊं, ताकि जिसके पास भी कपड़ों की कमी है, कम से कम वह एक साड़ी खरीद कर अपने कपड़ों की कमी पूरी कर ले। और वैसे भी कपड़ों की कमी ही तो है जो यहाँ की लड़कियां इतने छोटे कपड़े पहनती है कि शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। आशी की बात सुनकर कैथी उसे घूर घूर कर देखती है और उसे इंग्लिश में पूछती है, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आशी मुस्कुराते हुए कहती है, तुझे समझ ना आए इसीलिए तो हिंदी में बोल रही हूँ, वरना तुझे भी बुरा लगेगा क्योंकि तेरे मुंह पर ही मैं तेरे देश के लोगों की तारीफ कर रही हूँ। कैथी आशी को ऐसे देख रही थी जैसे वह किसी उल्लू को देख रही हो। आशी मुस्कुराते हुए कहती है, अब चल सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है, वैसे भी सुबह प्रोजेक्ट की तैयारी करनी है। थोड़ी ही देर में दोनों सो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ एन नवीन जी को कॉल करके बताती है, तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा हुआ। वह खुद ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, हमें कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा। मैंने पुलिस की बैकअप भेज दी थी और आगे का काम खुद ब खुद हो गया। अब आगे क्या प्लान है? नवीन जी खुफिया तरीके से बताते हैं, प्लेन रेडी है, वह खुद ब खुद उसकी तरफ खींचा चला जाएगा। वह ही ऐसी के किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। बस एक बार उसे मुसीबत में फंसने दो, वह खुद आएगा उसे बचाने, हमारी प्लानिंग फेल नहीं होगी। ये सुनकर एन और नवीन जी दोनों के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। कौन सा षड्यंत्र पनप रहा है इस कहानी में? इन दोनों का मिलना एक संजोग है या साजिश? कैसी होगी आशी और क्रिश को दूसरी मुलाकात? चैप्टर 8, क्या यही प्यार है? इधर दूसरी तरफ क्रिश अपने विला पहुंच चुका था। क्रिश जैसे ही विला में एंटर करता है, लिंडा उसे लखाटा हुआ देखकर परेशान होते हुए कहती है, क्रिश तुम ठीक तो हो? कहाँ थे तुम्हें ये चोट कैसे लगी? ओ नो, इसमें से तो बहुत ज्यादा खून निकला चुका है। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। इतना कहकर लिंडा ने क्रिश का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बिठाया। क्रिश इस समय बिल्कुल शांत था, उसके दिलो दिमाग में इस समय केवल आशी का चेहरा, आशी की खुशबू थी। इधर लिंडा ने डॉक्टर को कॉल कर दिया था। लगभग 25 मिनट में डॉक्टर फ्रैंक क्रिश के विला में एंटर करता है। इतनी देर में क्रिश के सामने उसके खास लोग आ गए थे। क्रिश अपने बड़े से हॉल में एक बड़े से सोफे पर बैठा था और अपने लोगों से राका के हेल्थ कंडीशन के बारे में पूछ रहा था। क्रिश का आदमी उसे बताता है कि राका की हेल्थ कंडीशन अब पहले से ठीक है, कल तक उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा, उसके थोड़े स्टिचेस अभी ताज़ा है इसलिए उसे आराम की जरूरत है। हालांकि क्रिश अभी भी बहुत कमजोर था क्योंकि उसका हद से ज्यादा खून निकल चुका था, लेकिन फिर भी किंग तो किंग होता है। किंग कमजोर पड़ सकता है लेकिन टूट नहीं सकता। डॉक्टर फ्रैंक के आते ही क्रिश अपने सभी लोगों को बाहर जाने का इशारा करता है। अगले ही पल वो हॉल खाली हो चुका था, लेकिन लिंडा परेशान होकर वही खड़ी थी। वो क्रिश से प्यार करती थी और उसे क्रिश की फिक्र भी बहुत थी। फ्रैंक जल्दी से क्रिश की बांह पर बंधा आशी का दुपट्टा खोलने के लिए उसकी बांह पकड़ता है कि अचानक क्रिश का अपने दूसरे हाथ से फ्रैंक को रुकने का इशारा करता है। ना जाने क्यों क्रिश नहीं चाहता था कि आशी के दुपट्टे को उसके सिवा कोई और छुए।
लेकिन अगले ही पल क्रिश को एहसास होता है कि ट्रीटमेंट के लिए दुपट्टे को तो हटाना ही पड़ेगा, तो अपना हाथ नीचे कर लेता है और आंखों से फ्रेंक को कंटिन्यू करने के लिए कहता है। क्रिश का इशारा पाकर फ्रेंक उस दुपट्टे को खोलकर नीचे फेंक देता है और बाकी की पट्टियां खोलने लगता है। लेकिन जैसे ही वह क्रिश के जख्मों को देखता है तो वह अपनी जगह पर जम जाता है। ये देखकर क्रिश हैरान होते हुए उससे पूछता है, व्हाट हैपन फ्रैंक? व्हाई आर यू स्टॉप? फ्रैंक परेशान होते हुए पूछता है, किंग आपके जख्मों पर यह येलो पेस्ट किसने लगाया? क्या तुमने उसे बताया नहीं कि तुम्हें गोली लगी है? ये सुनकर क्रिश उसके चेहरे की तरफ देखते हुए पूछता है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। फ्रैंक उसके जख्मों को क्लीन करते हुए कहता है, ये जिस किसी ने भी लगाया है मुझे पूरा यकीन है कि उसे यह नहीं पता था कि तुम्हें गोली लगी है, वरना वह तुम्हारे जख्मों पर इस पेस्ट को नहीं लगाता, बल्कि सबसे पहले गोली निकालता। खैर किंग, अब मैं आपकी बांह से गोली निकालने जा रहा हूं, थोड़ा सा दर्द होगा, ओके? फ्रैंक ने वार्निंग देते हुए कहा, तुम्हें जो करना है करो, तुम जानते हो मुझे दर्द की आदत है। कहकर क्रिश उसे इजाजत देता है। फ्रैंक की बात सुनकर लिंडा बीच में कूदते हुए गुस्से से कहती है, वॉट? बिना गोली निकाले उस पर यह घटिया केमिकल लगा दिया? कौन था वह इडियट? फ्रैंक की तरफ देखते हुए कहती है, फ्रैंक तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जल्दी किंग का इलाज करो, इससे पहले ही इन्फेक्शन बढ़ जाए, तुम जानते हो ना 12 घंटे से ज्यादा हो गया है और गोली का इन्फेक्शन इतना खतरनाक हो सकता है, हम रिस्क नहीं ले सकते। फ्रैंक जो अब तक क्रिश की गोली निकाल चुका था और उस पर पट्टी कर रहा था, वो लिंडा को हाथ दिखाकर चुप होने का इशारा करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो लिंडा, वह जो कोई भी था मासूम था लेकिन बेवकूफ नहीं। क्योंकि उसने जो पेस्ट लगाया है वह कोई नॉर्मल पेस्ट नहीं है बल्कि टर्मरिक है। एशियन कंट्रीज में इसे स्पाइस के तौर पर डेली रूटीन में खाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यह एक मेडिसिन का काम भी करती है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो जख्मों को भरने में मदद करता है और इन्फेक्शन को रोकता है। आई होप कि उसे यह पता था, इसलिए उसने इस पेस्ट को यहाँ पर अप्लाई किया और इसीलिए किंग को इन्फेक्शन नहीं हुआ, वरना 12 घंटे के अंदर यह गोली बहुत बुरा असर कर सकती थी। किंग का हाथ काटना भी पड़ सकता था और उसने गोली ना निकाल कर अच्छा किया, क्योंकि अगर कोई अनप्रोफेशनल इंसान उस गोली को निकालता तो किंग का ज्यादा से ज्यादा ब्लड लॉस होता। शायद उनकी जान भी जा सकती थी क्योंकि आई एम श्योर कि वहां मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। गोली निकलने के बाद ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है और उसे संभालना मुश्किल हो जाता। फ्रैंक क्रिश की तरफ देखते हुए कहता है, वह जो कोई भी था किंग, आपकी जान बचा ली उसने। फिलहाल मैंने आपकी ड्रेसिंग कर दी है, कल आकर पट्टी चेंज कर दूंगा। आपको काफी ब्लड लॉस हुआ है, कमजोरी है, इसलिए ये कुछ मेडिसिन है, उसे ले लेना। इतना कहकर फ्रैंक वहां से चला जाता है। दरअसल फ्रैंक क्रिश का पर्सनल डॉक्टर है जो उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में जानता है। क्रिश के जाने के बाद लिंडा सर्वेंट से कहती है, यहाँ का सारा मेस क्लियर करो। लिंडा की बात सुनकर एक सर्वेंट जल्दी से वहां आती है और फर्श पर पड़ी हुआ पुरानी पट्टी जो आशी ने क्रिश को बांधी थी और उसका दुपट्टा जो खून से सन चुका था उठाकर वहां से जाने लगती है। ना जाने क्यों क्रिश उस दुपट्टे को ही देख रहा था। उसे अपने मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। तभी लिंडा क्रिश से कहती है, किंग चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़ देती हूँ, तुम्हें आराम की जरूरत है। लिंडा क्रिश को सपोर्ट देकर अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिश उसे हाथ दिखाकर आगे आने से रोक देता है और अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड आवाज में कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा, तुम जाओ और अपना काम देखो। क्रिश की बात सुनकर लिंडा थोड़ा हैरान होती है, लेकिन वो क्रिश से कोई बहस नहीं कर सकती थी, इसलिए वहां से चली जाती है। अब तक मेड ने वहां सारा कुछ क्लियर कर दिया था, आसपास ब्लड पड़ा था उसे भी साफ कर दिया था। मेड जैसे ही उस कचरे को लेकर वहां से जाने लगती है, क्रिश की कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ती है, ए रुको। क्रिश का ऑर्डर पाते ही मेड के चलते हुआ कदम रुक जाते हैं। मेड अपनी जगह पर जमकर खड़ी हो जाती है और थर थर कांपने लगती है। वो मन ही मन ये सोच रही थी कि ना जाने अब उससे कौन सी गलती हो गई, लेकिन उसकी कुछ भी कहने या पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्रिश धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए उसके पास जाता है। क्रिश को अपनी तरफ आते हुए देख मेड की जान जैसे हलक में अटक चुकी थी। वह अब भगवान से प्रार्थना कर रही थी किसी तरह भगवान उसे बचा ले, क्योंकि क्रिश एक बहुत ही गुस्सैल किस्म का इंसान है। छोटी छोटी बातों पर लोगों की जान ले लेना उसके लिए आम बात है। क्रिश उस मेड के पास जाकर आशी के दुपट्टे की तरफ देखते हुए कहता है, ये क्लॉथ वॉश करके मेरे कमरे में भेज दो क्विक। और बिना मेड की कोई बात सुने अपने कमरे की तरफ निकल जाता है। क्रिश के वहां पर जाने के बाद मेड एक लंबी गहरी सांस लेती है, जो सांस अब तक उसके गले में अटकी हुई थी, और जल्दी से वहां से निकल जाती है। क्रिश अपने कमरे में आकर फ्रेश होने के लिए जाता है, लेकिन उसके हाथ में अभी भी जख्म था। वह अपने जख्म की चिंता ना करते हुए सीधा जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और आंखें बंद करके शावर लेने लगता है। लेकिन आंख बंद करते ही उसकी आंखों के सामने आशी का चेहरा आने लगता है। आशी का फायरफ्लाई के साथ खेलना, बच्चों की तरह मुस्कुराना, काली गहरी आंखें, गालों पर पड़ने वाले डिंपल, छोटा सा मासूम चेहरा, लंबे घने काले बाल और उसकी सादगी, उसका दुपट्टा उड़कर क्रिश के चेहरे पर पड़ना, उस दुपट्टे की खुशबू, क्रिश अपनी सांसों में घुलता हुआ सा महसूस कर रहा था। उसका डरा हुआ मासूम चेहरा जब आशी ने क्रिश को भूत समझ लिया था, लड़खड़ाती हुई आवाज में मासूमियत से सवाल करना और फिर उसकी मदद करना, ये जानने के बावजूद कि अगर क्रिश बेहोश ना होता तो वह उसकी जान ले सकता था। अपने आप को खतरे में देखकर भी वह वहां से भागी नहीं बल्कि उसकी हेल्प की। क्रिश एक माफिया किंग है। उसने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा था जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए बिना किसी मतलब के दूसरे की मदद करें। आशी के पास बहुत अच्छा मौका था उसे छोड़कर उसके हाल पर वहां से चले जाना या अपने लोगों को बुलाकर क्रिश को उनके हवाले कर देना, क्योंकि उसने उस पर हमला किया था।
लेकिन फिर भी उस बेवकूफ़ लड़की ने उसकी हेल्प की। इनफैक्ट उसके लिए खाना देकर भी गई। अचानक क्रिश की आंखों के सामने आशी का उसके साथ चिपक कर सोना याद आता है। वह मासूम से चेहरे वाली लड़की बड़ी मासूमियत के साथ उसके साथ सोई हुई थी। ना जाने उसके बदन में वह कौन सी अट्रैक्शन थी जो क्रिश को उसकी तरफ खींच रही थी। क्रिश की नज़र जब उसके होठों पर पड़ी थी वह खुद को रोक नहीं पाया था। बार बार क्रिश की आंखों के सामने वही पल आ रहा था, उसके मासूम चेहरा और मुलायम होठ, जिन्हें याद कर क्रिश का गला सूखने लगा था। उसके शरीर में बिजली दौड़ गई थी। क्रिश आशी को अपने आसपास फील करने लगा। क्रिश की आंखें अभी तक बंद थी। शावर का ठंडा पानी अब तक उसके ऊपर गिर रहा था। अनजाने में ही उसके मुंह से निकलने लगा, आई वॉन्ट यू फायरफ्लाई। क्रिश अभी अपने आप की बेख्याली में खोया हुआ था कि तभी अचानक उसके कानों में कोई आवाज पड़ती है तो उसे पता चलता है कि दरवाजे पर कोई नॉक कर रहा है, जिसे सुनकर वह अपने ख्यालों से बाहर आता है। इसके बाद वह अपने कमर पर टॉवल लपेटकर बाहर आता है और जाकर दरवाजा खोलता है। सामने मेज सर झुकाकर खड़ी थी। क्रिश के विला में किसी को भी इजाजत नहीं थी नजर उठाकर सामने देखने की। वॉट? क्रिश ने कठोर आवाज में पूछा। वह मेज सर झुकाए हुए वह दुपट्टा आगे करते हुए कहती है, सर योर क्लॉथ। जिसे सुनकर क्रिश एक नज़र उस दुपट्टे को देखता है और उसे लेकर मेड के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। मेड वहां से अपनी जान बचाकर भागती है और एक तरफ आकर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। क्रिश के सामने जाते ही हर नौकर का यही हाल होता था। क्रिश उस दुपट्टे को अपने बेड पर फेंक देता है और क्लोजेट में जाकर अपनी ड्रेस पहन लेता है। उसने एक लूज टी शर्ट और लोअर डाला हुआ था। क्रिश टॉवल से अपने गीले बालों को पोंछते हुए बेड के पास आता है और उस टॉवल को सोफे पर फेंक कर आशी के दुपट्टे की तरफ देखने लगता है। वह उस दुपट्टे को अपने हाथों में उठाकर उसे देखते हुए खुद से सवाल करता है, कौन हो तुम? मेरे दिल में इतनी हलचल क्यों मचा रखी है? आखिर चाहती क्या हो तुम? कहकर क्रिश बेड पर बैठ जाता है और उस दुपट्टे को घूर कर देखने लगता है। अचानक बालकनी से आती हुई हवा के साथ वह दुपट्टा लहराते हुए क्रिश के चेहरे पर चला जाता है, जिसे महसूस करते ही क्रिश को अचानक खुद में एक शांति सा महसूस होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल की बेचैनियां कम हो रही है। इस बार क्रिश उस दुपट्टे को अपने चेहरे से नहीं हटाता। ना जाने कैसे उस दुपट्टे की खुशबू उसकी सांसों में घुल रही थी। क्रिश उसी तरह उस दुपट्टे को अपने चेहरे पर रखे बेड के हेड पर के सहारे बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद किए हुए दोबारा आशी के ही एहसासों में खोने लगता है। ना चाहते हुए भी बार बार उसे उसका ही ख्याल आ रहा था। उसके बंद नजरों के सामने बार बार आशी का मासूम चेहरा ही घूम रहा था। चाहते हुए भी वह अपनी आंखों को खोल नहीं पा रहा था। यूं ही बैठे बैठे ना जाने कब उसे आंख लग जाती है, उसे पता ही नहीं चलता और वह एक गहरी नींद में सो जाता है। इस वक्त सुबह के लगभग 11 बजे बज रहे थे। चैप्टर 9 गद्दारों की इन्फॉर्मेशन वाली चिप। उधर जंगल में नेचर कैंप में प्रोफेसर सभी स्टूडेंट को बताते हैं उन लोगों को आगे के प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए और नेचर को और करीब से जानने के लिए समुद्र किनारे जाना होगा। और इसके लिए वह लोग अभी और इसी वक्त निकलेंगे ताकि शाम होते होते वह लोग वहां तक पहुंच सके। प्रोफेसर की बात मानकर सभी स्टूडेंट अपनी अपनी पैकिंग करने लगते हैं और बस में बैठकर समुद्र किनारे जाने के लिए निकल जाते हैं। डेविडसन बंगले में शाम के लगभग 4 बजे क्रिश अपने कमरे में बेड के सहारे बैठकर सुकून की नींद सोया हुआ था। तभी उसके कमरे के डोर पर कोई नॉक करता है, लेकिन क्रिश इतनी गहरी नींद में सोया था कि उसकी नींद टूटती ही नहीं। लगभग 3 बार नॉक करने के बाद भी जाकर क्रिश की नींद नहीं टूटती है। ये देखकर दरवाजे पर खड़ा राका परेशान हो जाता है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि कोई इतनी बार नॉक करने पर क्रिश का दरवाजा न खुले, बल्कि दरवाजे पर छोटी सी आहट से क्रिश जल्दी से दरवाजा खोलता था। अचानक राका को कुछ अनहोनी होने का डर सताने लगता है। ये सोचकर राका अपनी गन को लोड करके अपनी पोजीशन बनाकर अपने लोगों को इशारा करता है दरवाजा तोड़ देने के लिए। राका का ऑर्डर पाकर अगले ही पल उसके गार्ड क्रिश के कमरे का दरवाजे पर एक साथ पुश करते हैं और वो दरवाजा टूट जाता है। राका अपने साथियों के साथ क्रिश के कमरे के अंदर दाखिल होता है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अचानक दरवाजा टूटने की आवाज से क्रिश जल्दी से हड़बड़ाहट में उठता है और अपने सामने राका और उसके गार्ड को देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द हेल इज दिस, व्हाट इज द वे टू गेट इनसाइड। लेकिन राका अपने सामने क्रिश को सही सलामत देखकर सिर झुकाकर कहता है, आई एम सॉरी किंग, आई थॉट यू वर इन ट्रबल। हमने दरवाजे को बार बार नॉक किया पर आपने अंदर से कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मजबूरी में मुझे यह फैसला लेना पड़ा। राका की बात सुनकर क्रिश थोड़ा शांत होते हुए कहता है, ओ दरअसल मुझे थोड़ी नींद आ गई थी, इसलिए दरवाजे की नॉक की आवाज सुनाई नहीं दी। क्रिश के मुंह से यह बात सुनकर राका हैरान होते हुए कहता है, व्हाट? यह आप क्या कह रहे हैं? किंग आप सो गए थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? राका की बात सुनकर क्रिश अपने सेंस में आता है। वह हैरान होते हुए खुद से कहता है, यू आर राइट राका, मैं कैसे सो सकता हूँ? ये तो इम्पॉसिबल है, मुझे इंसोम्निया है। पिछले 13 सालों में मैं एक दिन भी नहीं सोया, तो आज अचानक मैं कैसे सो सकता हूँ? क्रिश की बात सुनकर राका अपने लोगों को वहां से जाने का इशारा करता है। राका का इशारा पाकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब उस कमरे में सिर्फ राका और क्रिश थे। उन लोगों के जाने के बाद राका क्रिश से कहता है, हो सकता है क्रिश कल तुम्हें जो गोली लगी थी उसके कारण तुम्हें ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है और कमजोरी के कारण तुम्हें नींद आ गई। दरअसल राका क्रिश का बहुत अच्छा दोस्त भी है और उसका बहुत वफादार भी। वह दुनिया के सामने तो उसे एक मालिक की तरह ट्रीट करता है, लेकिन अकेले में उसका दोस्त है, क्रिश के सुख दुख का साथी और उसका हमराज। क्रिश राका पर जितना भरोसा करता है उतना तो खुद पर भी नहीं करता। कई बार जिंदगी में ऐसा मोड़ आया है जब राका ने अपनी जान पर खेलकर क्रिश की जान बचाई है। राका की बात सुनकर क्रिश उसकी बात को नकारते हुए कहता है, पागलों जैसी बात मत करो राका।
आज से पहले भी मुझे कई बार गोली लग चुकी है और इससे ज्यादा भी ब्लड लॉस हुआ है, लेकिन आज तक मैं अभी सोया नहीं हूँ। हाँ, बेहोश हो चुका हूँ वह बात अलग है, लेकिन इस वक्त तो मुझे वीकनेस भी फील नहीं हो रही है, शायद इसका कारण कुछ और है। क्रिश की बात सुनकर राका हैरान होते हुए पूछता है, कहीं तुम ऐसा तो नहीं कहना चाहते कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मुझे इसका कारण जाना होगा। फ्रैंक को कॉल करो और से यहाँ आने को कहो, क्रिश ने सपाट लहजे में कहा। क्रिश का ऑर्डर पाकर राका तुरंत फ्रैंक को मैसेज करता है। क्रिश राका से पूछता है, क्या मछली जाल में फंसी? हमने तुम्हारी जान का जो रिस्क लिया था तुम्हें पुलिस के हाथों पकड़वाने का, क्या उसका रिजल्ट मिला? गद्दारों के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? ये सुनकर राका क्रिश को बताता है, मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं निकाल पाया, लेकिन उनमें से कुछ लोगों के नाम की लिस्ट मैंने उस चिप में निकाल ली थी जो मैंने पुलिस हेडक्वार्टर से चुराई थी। अब हमें अगर कोई जानकारी मिल सकती है तो उस चिप में ही मिल सकती है। चलो वह चिप निकालो, देखते हैं कौन गद्दार है। चिप की बात सुनकर क्रिश जल्दी से अपने कपड़ों को देखने लगता है। कपड़ों में कुछ न मिलने पर क्रिश अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे चिप नहीं मिलती। क्रिश को चिप का ध्यान ही आ नहीं रहा था। क्रिश परेशान होते हुए राका से कहता है, नहीं मिल रही है, शायद वह कहीं गिर गई है। ये सुनकर राका हैरान होते हुए कहता है, वॉट? चिप कहाँ गिर सकती है? याद करने की कोशिश करो क्रिश, तुम जानते हो वह चिप कितनी इंपॉर्टेंट है। दुश्मनों की इन्फॉर्मेशन उस चिप में ही है, अगर वह हमारे दुश्मनों के हाथ लग गई तो हमें कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। राका की बात सुनकर क्रिश अपने दिमाग पर जोर डालते हुए याद करने की कोशिश कर रहा था। लास्ट टाइम वह चिप कहाँ थी पर उसे याद नहीं आ रहा था। क्रिश पूरे दिन को रिकॉल करता है, पुलिस उसका पीछा कर रही थी, उसे गोली लगी थी, फिर कार एक्सीडेंट हुआ, उस वक्त उसने चिप चेक की थी, चिप उसके पास ही थी। फिर वह जंगल की तरफ भागा और उस लड़की से मिला। उसके बाद वह बेहोश हो गया और उसे कुछ याद नहीं। जब होश में आया तो उसने देखा ही नहीं कि उसके पास चिप है या नहीं। क्रिश राका को बताता है वह चिप जंगल में ही कहीं गिरी है। फिर क्रिश राका से कहता है कि जिस पेड़ के नीचे वो छुप कर बैठा हुआ था वहां से लेकर आसपास के 20 मीटर की दूरी तक सब चेक करो, कोना कोना खंगालो, चिप वही आसपास जंगल में गिरी होगी। वह दोनों अभी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी डॉक्टर प्रैंक कमरे के अंदर दाखिल होता है। फ्रैंक आते ही कृषि से पूछता है, क्या हुआ किंग? आपकी तबीयत तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या, मुझे क्यों बुलाया? डॉक्टर फ्रैंक बिना दरवाजे को नॉक किए कमरे में दाखिल हुआ था। ये देखकर क्रिश गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना दरवाजा नॉक किए, बिना इजाजत के कमरे के अंदर दाखिल होने की? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? दरवाजा, ये बोलकर फ्रैंक हैरानी से पीछे की तरफ घूमता है, वहां तो दरवाजा था ही नहीं। दरवाजा नीचे टूटकर बिखरा हुआ था। उसे हैरान देखकर क्रिश भी दरवाजे की तरफ देखता है और गुस्से से फ्रैंक से घूरकर दांत पीसकर कहता है, अगर बाहर दरवाजा नहीं है फिर भी अंदर आने से पहले तुम्हें इजाजत लेनी चाहिए थी, तुम भूल रहे हो तुम किसके सामने खड़े हो? क्रिश की बात सुनकर डॉक्टर फ्रैंक डरते हुए कहता है, सॉरी किंग, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। उसकी सॉरी सुनकर क्रिश थोड़ा शांत होता है, फिर डॉक्टर फ्रैंक को बताता है, दरअसल 13 सालों में पहली बार आज मैं चैन की नींद सोया हूं और मुझे इसका कारण समझ नहीं आ रहा, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे ऐसा कैसे हुआ? क्रिश की बात सुनकर डॉक्टर फ्रैंक हैरान रह जाता है। उसे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्रिश जो कह रहा है क्या वो सही है। वह अपनी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए एक बार फिर क्रिश से कहता है, माफ कीजिएगा किंग, क्या आपने अभी यह कहा कि आपको नींद आई है? क्यों तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता कि मैंने क्या कहा? हाँ, मुझे 13 सालों में पहली बार नींद आई है। अब जल्दी इसका एक्सप्लेनेशन दो, क्योंकि तुम जानते हो आज तक मैंने एक चैन की नींद लेने के लिए ना जाने कितने ही ड्रग्स का इस्तेमाल किया है, ना जाने कितने ही नींद की गोलियां खाई है, लेकिन मुझ पर कुछ असर नहीं होता, मैं कभी नहीं सोया, तो आज अचानक मुझे नींद कैसे आ गई? ये सुनकर डॉक्टर प्रैंक हैरान होते हुए कहता है, हो सकता है किंग, हाल ही के दिनों में आपने कुछ ऐसा खाया या यूज किया है जिसके कारण आपको मेंटल स्ट्रेस से राहत मिली है, क्योंकि आप जानते हैं आपकी यह बीमारी फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल है। कुछ बरसों पुराना आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है जिसके कारण आप चैन की नींद नहीं ले पाते, लेकिन अचानक आपको उस स्ट्रेस से राहत मिली है, आपको इमोशनल सपोर्ट मिला है और यही कारण है आपकी नींद आने का। ये सुनकर क्रिश डॉक्टर प्रैंक से पूछता है, आखिर ऐसा क्या हो सकता है? मुझे क्लियर करो। सॉरी किंग, इसका जवाब तो आपको खुद ही ढूंढना होगा, क्योंकि आप लगभग 30 घंटे से यहाँ से गायब थे और उस बीच आपको ऐसा क्या मिला, आपने ऐसा क्या यूज किया जिसके कारण आपका स्ट्रेस दूर हुआ है, इस बारे में सिर्फ आप जानते हैं। याद करने की कोशिश कीजिए, आपको आपके जवाब मिल जाएंगे, और मेरी मानिए तो आपने जिस चीज को भी यूज किया है उस चीज को हमेशा यूज कीजिए, शायद यही आपकी बीमारी का सल्यूशन भी है। डॉक्टर फ्रैंक की बात सुनकर क्रिश उसे वहां से जाने का इशारा करता है। डॉक्टर फ्रैंक भी वहां से चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद क्रिश याद करने की कोशिश करता है कि आखिर 30 घंटे के बीच उसने ऐसा भी क्या किया है जिसके कारण उसे इमोशनल सपोर्ट मिला है। तभी उसकी नज़र राका पर पड़ती है। क्रिश राका को ऑर्डर देते हुए कहता है, तुम अभी के अभी जंगल में हमारे लोग लगा दो और उस चिप को ढूंढने की कोशिश करो, इससे पहले कि वह हमारे दुश्मनों या पुलिस के हाथ लगे। मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस अब तक मुझे उस जंगल के आसपास ढूंढ रही होगी या मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ रही होगी। पुलिस के पहुंचने से पहले हमें उस चिप तक पहुंचना होगा। क्रिश का ऑर्डर पाकर राका वहां से जाने लगता है। तभी क्रिश को कुछ याद आता है, वह राका को पीछे से आवाज देते हुए कहता है, स्टॉप। क्रिश की आवाज सुनकर राका के चलते हुए कदम रुक जाते हैं। वह घूमकर क्रिश की तरफ देखता है। क्रिश राका से कहता है, मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट काम दे रहा हूं, मुझे किसी की इंफॉर्मेशन निकलवानी है। वह कौन है, कहां से आई है, उसका अगला पिछला सारा रिकॉर्ड।
क्रिश का ऑर्डर सुनकर राका बिना कोई सवाल पूछे वहां से चला जाता है। चैप्टर 10 आशी के रस का प्यासा एक और भंवरा। राका के चले जाने के बाद क्रिश अपने हाथों में रखे हुए आशी के दुपट्टे को देखते हुए कहता है, बहुत जल्द मैं तुम्हारे बारे में सब जान जाऊंगा फाइफलाई, तुम जितनी दिखती थी उतनी ही मासूम हो या चालाकियां भी चलनी आती है। ये कहकर क्रिश आशी के दुपट्टे को कलाई में लपेट लेता है और बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगता है। इधर दूसरी तरफ बीच के किनारे अब तक शाम के लगभग 5 बजे बज चुके थे। सभी स्टूडेंट आकर प्रोफेसर के दिए ऑर्डर के हिसाब से जल्दी जल्दी कैंप लगाने लगते हैं। प्रोफेसर के हिसाब से आशी के पैरों में मोच लगी है, इसलिए उन्होंने आशी को एक साइड बैठने को कहा था। आशी ने आज पहली बार अपनी जिंदगी में समंदर देखा था, वह तो बस समंदर में खोसी गई थी। आशी सबसे नजर बचाकर जल्दी से समंदर के पानी के पास जाती है और उस समंदर के पानी में अटखेलियां करने लगती है। डूबते हुए सूरज को देखकर अपने हाथ फैलाकर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, कान्हा जी थैंक यू मुझे इतना खूबसूरत नजारा दिखाने के लिए। कहते हुए आशी पैरों से पानी को उछालने लगती है। इस बीच आशी यह भी भूल गई थी कि उसने ही प्रोफेसर के सामने पैरों में मोच लगने का ड्रामा किया था। आशी के जोर जोर चिल्लाने से और पानी में छपकने से प्रोफेसर का ध्यान उसकी तरफ जाता है। वह आशी को पानी में छपकते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं और उन्हें समझ में आता है कि आशी ने उन्हें उल्लू बनाया है। ये देखकर प्रोफेसर गुस्से से आग बबूला होकर आशी के पास जाते हैं और गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, आशी मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया और मुझसे झूठ बोला, अब मैं तुम्हारी कंप्लेंट कॉलेज में करूंगा, तुम देखना। प्रोफेसर की बात सुनकर आशी अपने होश में आती है। अब जाकर उसे याद आया था कि उसने पैरों में मोच लगने का नाटक किया था। अब आशी बुरी तरह फंस चुकी थी। अब उसे प्रोफेसर को अपने झांसे में लेना जरूरी था, वरना उसे रेस्टिगेट होने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आशी अपने नाखून चबाते हुए आंखों को गोल गोल घुमाते हुए अगली प्लानिंग सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वह अपने आंसुओं की टंकी चालू करते हुए कहती है, सर क्या बताऊं मैं आपको, मैं एक छोटी सी मासूम सी गुड़िया जैसी बच्ची। बचपन से लेकर आज तक एक छोटे से विलेज में पली बड़ी। जिंदगी में पहली बार मुझे समंदर दिखाई दिया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और यहाँ खेलने चली आई। मैं मानती हूँ मैंने रात को आप लोगों से झूठ बोला क्योंकि मैं जंगल में भटक गई थी और डर के मारे मुझे जो समझ आया वह मैंने आपसे कह दिया। सर बड़ी मुश्किल से मैंने मेहनत करके अमेरिका आने की स्कॉलरशिप हासिल की है ताकि अपने सपनों को पूरा कर पाऊं, उन्हें जी पाऊं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी कंप्लेंट करके मुझे कॉलेज से मेरे बम पर लात मारकर बाहर फेंक दिया जाए तो आप कर सकते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि मैं हूं ही इस लायक। मैंने अपनी बेवकूफ़ी में आकर अपने देवता समान प्रोफेसर को धोखा दिया। कर दीजिए मेरी कंप्लेंट सर, कर दीजिए। आशी ड्रामा करते हुए कहती है। आशी यही नहीं रुकती, वो सिर नीचे करके नकली आंसू बहाते हुए कहती है, मैं फिर चली जाऊंगी अपने उसी गांव में, वहां जाकर बकरियां चराऊंगी, अपने अनाथ आश्रम में सूखी रोटियां खाऊंगी, अपना गम भुलाने के लिए पानी की जगह दारू पीऊंगी और कभी कभी भूखे सो जाऊंगी। लेकिन वादा करती हूँ सर, आप जैसे महान प्रोफेसर को कभी नहीं भूलूंगी। आज मैंने अपनी एक गलती के कारण अपने महान प्रोफेसर का दिल दुखाया है। मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। कहकर आशी अपने आंसुओं की टंकी को झूठ मुठ में पोंछते हुए समंदर की तरफ दौड़ने लगती है। आशी की बातें सुनकर अब तक प्रोफेशनल इमोशनल थे, लेकिन आशी को सुसाइड करने की कोशिश करते हुए देख प्रोफेसर की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी थी। प्रोफेसर जल्दी से आशी के पीछे भागते हैं और बाकी बच्चों को भी चिल्लाते हुए कहते हैं, अरे पकड़ो उसे, वह पागल सुसाइड कर लेगी। प्रोफेसर का ऑर्डर पाकर सभी लड़के और लड़कियां आशी को पकड़ने उसके पीछे भागते हैं। इस वक्त प्रोफेसर की तो दिल की धड़कन मानो रुक सी गई थी। अगर आशी को कुछ हो गया तो प्रोफेसर को उसे टॉर्चर करने के इल्जाम में जेल जाना होगा। तभी जॉश और कैथी आशी को पकड़ लेते हैं। जॉश और कैथी परेशान होते हुए आशी से कहते हैं, अरे यार आशी तू ये क्या कर रही है, पागल तो नहीं हो गई है, इतनी छोटी सी बात पर सुसाइड कौन करता है। अगर सर तेरी कंप्लेंट कर भी देंगे फिर भी तुझे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा, इसमें सुसाइड करने वाली कौन सी बात है। आशी झूठ मूठ ही खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे बेवकूफों, मैं क्या पागल हूँ जो सुसाइड करूंगी, ये तो मैं सर को बोतल में उतारने के लिए कर रही हूँ। तुम लोग बस मुझे छोड़ना मत वरना मुझे सच में सुसाइड करना पड़ेगा। आशी की बात सुनकर कैथी हैरान होते हुए पूछती है, बोतल, ये बोतल क्या होता है। जॉश भी हैरान नजरों से आशी को देख रहा था, वह भी इस बात का मतलब समझना चाहता था। उसने आशी को कसकर पकड़ रखा था ताकि वह छूट ना सके। आशी झूठ मूठ में खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए धीरे से कैथी से कहती है, अरे बेवकूफ तुझे अभी बोतल का मतलब समझाने का टाइम नहीं है, बाद में बताऊंगी, पहले बस तुम लोग मुझे जोर से पकड़ कर रखना। आशी की बात सुनकर कैथी और जॉश उसे और जोर से पकड़ लेते हैं। आशी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ दो मुझे, मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती, आखिर क्या करूंगी मैं इस बेरंग जिंदगी का। अब तक प्रोफेसर भी दौड़कर उन लोगों के पास आ चुके थे। वह आशी को रोकते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी आशी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ नहीं पाया, लेकिन प्लीज सुसाइड मत करो वरना मैं जेल चला जाऊंगा। मैं तुम्हारी कंप्लेन किसी से नहीं करूंगा, पक्का, बस सुसाइड करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अरे मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बीवियां हैं। प्रोफेसर की बात सुनकर आशी शांत होते हुए सर से कहती है, सर आपने 2 शादी कर रखी है, आपकी शक्ल देख कर तो लगता नहीं है, आपकी बीवियां आपको मारती नहीं है।
आशी की बात सुनकर प्रोफेसर अपना चश्मा हटाते हुए कहते हैं, दोनों बीवियां मारती है इसलिए तो उनका गुस्सा तुम लोगों पर आकर उतारता हूं क्योंकि उनके सामने तो मेरा मुंह नहीं खुलता। आशी मेरी दोनों बीवियों और बच्चों पर दया करो और सुसाइड करने का ख्याल छोड़ दो। प्रोफेसर की बात सुनकर आंशी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे छोड़ दिया सर, जाओ आप भी क्या याद रखोगे। जाओ सर जाओ, जी लो अपनी जिंदगी। आशी की बात सुनकर प्रोफेसर उसे घूर कर देखते हैं लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कह पाते और वहां से मायूसी से चले जाते हैं। प्रोफेसर के जाने के बाद कैथी और जॉश आशी के हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, वाह मैडम क्या एक्टिंग की है तुमने, तुझे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। तुमने तो खडूस प्रोफेसर की भी हवा निकाल दी। तुम्हें पता है ये प्रोफेसर इतने कड़क हैं कि आज तक 15 बच्चों को रेस्टिगेट करवा चुके हैं। अगर तुम ये नाटक नहीं करती तो 16वीं तुम होती। कैथी की बात सुनकर आशी अपना कॉलर ऊंचा करते हुए कहती है, मान गए ना तुम लोग मुझे। अरे प्रोफेसर को तो उल्लू बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है क्योंकि सर क्या जाने मेरी कहानी, मैं तो हूँ शैतान की नानी। कहते हुए आशी उछल उछल कर ताली बजाते हुए खुश हो रही थी। आशी फिर कहती है, अब चलो समंदर में खेलते हैं। कहकर आशी दौड़ते हुए समंदर के पानी को अपने हाथों और पैरों से उड़ाते हुए एक गाने पर डांस करने लगती है। जॉश और कैथी भी आशी के साथ उछल उछल कर डांस करने लगते हैं और पानी से खेलने लगते हैं, लेकिन आशी अपनी ही मस्ती में थी। आशी हवा में हाथ लहराते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहती है, उड़ती घटाए है काजल मेरा। आशी इस बात से अनजान थी कि कोई समंदर किनारे एक कार के बोनट पर बैठकर आशी की हरकतें देख रहा है और मन ही मन हंस भी रहा है। एक 25 साल का हैंडसम और गोरा लड़का, नीली आंखें, ब्राउन हेयर, 6.1 हाइट, जीन्स और टी शर्ट के साथ गले में एक फैशनेबल लॉकेट पहने, हाथ में एक गिटार और आंखों पर गॉगल्स। वो स्मार्ट सा लड़का हाथों में गिटार लिए कुछ सोच रहा था और इसी बीच उसकी नजर आशी पर पड़ी तो वह उसे देखता ही रह गया। आशी तो बस अपनी मस्ती में समंदर के पानी से खेल रही थी और मस्ती में डांस कर रही थी। इस वक्त उसने एक सफेद रंग का अनारकली सूट पहना था जो बिल्कुल प्लेन था। उसमें वह किसी आसमान से उतरी हुई सफेद परी की तरह लग रही थी। आशी पानी से खेलते हुए मस्ती में उछल रही थी। वह हंसते हुए बिल्कुल एक खूबसूरत परी की तरह लग रही थी। उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल, काली गहरी आंखें, इस वक्त वो किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती। आशी हवा में हाथ फैलाते हुए दिल खोल के दौड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उसके पंख निकल आए हो। उसके पैर तो जमीन पर ठहर ही नहीं रहे थे। सामने बैठा इंसान उसकी अदाओं में खो चुका था। उसके चेहरे से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। यह इंसान कोई और नहीं रॉकी है, रॉकी डेविडसन, क्रिश डेविडसन का भाई। तारों की रोशनी में पूर्णिमा के चांद के नीचे आशी का चमकता हुआ मासूम चेहरा और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो चांद खुद जमीन में उतर आया है और अपनी चमक से सबको शीतल रोशनी दे रहा है। रॉकी आशी को निहारने में इतना खो गया था कि उसे आशी के अलावा कोई दिख ही नहीं रहा था। रॉकी आशी में खोसा गया था कि तभी अचानक कैथी आशी को आवाज लगाती है और उसे डिनर के लिए बुलाती है। डांस करते हुए आशी भी अब थक चुकी थी। वह चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए कैथी की आवाज सुनकर उसके पास चली जाती है। अचानक आशी को वहां से जाता देखकर रॉकी उसके पास जाने की सोचता है। वह जैसे ही आशी की तरफ 2 कदम बढ़ाता है अचानक उसे किसी की कॉल आती है। रॉकी आशी को जाते देखते हुए कॉल पिक करता है। कॉल के दूसरी तरफ रॉकी का सेक्रेटरी विकी था। विकी रॉकी से पूछता है, ब्रो कल कॉन्सर्ट है, सॉन्ग रेडी हुआ या नहीं। रॉकी मुस्कुराते हुए जिस दिशा में आशी गई थी उस दिशा में देखते हुए कहता है, पहले तो तैयार नहीं किया था लेकिन अब मुझे मोटिवेशन मिल चुका है। तुम चिंता मत करो, कल का कॉन्सर्ट हिट होगा। इस पर उधर से विकी कहता है, ठीक है तो तुम्हें अभी आना होगा, बाकी की बातें फिक्स करनी है। मैं स्पॉन्सर को मीटिंग के लिए बुलाता हूँ। रॉकी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, तुम उन्हें बुलाओ मैं आता हूँ। ये सुनकर विकी मुस्कुराकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। यू आर सो क्यूट मूनलाइट। फिलहाल तो टाइम नहीं है लेकिन अगर कभी मौका मिला तो जरूर मिलेंगे, कहकर रॉकी मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। दरअसल रॉकी एक सिंगर है जो पूरे अमेरिका में फेमस था। आज उसे अपना सॉन्ग लिखने के लिए शांति और मोटिवेशन की जरूरत थी, इसलिए वह समंदर किनारे आया था ताकि शांत दिमाग से गाना लिख सके। पहले तो उसे कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही थी। वह काफी देर से अपने सॉन्ग को लेकर परेशान था, पर जब उसने आशी की पहली झलक देखी तो बस उसे मोटिवेशन भी मिल गई और सॉन्ग की धुन भी दिमाग में आ गई। क्या रॉकी को हो गया लव एट फर्स्ट साइट? क्या रॉकी आशी से मिल पाएगा? क्रिश और रॉकी, 2 भाइयों के प्यार में किसे मिलेगी आशी?